सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 एनसीईआरटी रिवीजन ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके एमसीक्यूज बने हुए हैं ऑलरेडी, पर आज की क्लास में हम इसको रिवाइज करेंगे आपकी एनसीईआरटी से। पिछले 2 चैप्टर हम लोगों ने बहुत ही धुआंधार तरीके से रिवाइज किए और आप लोगों ने उसे बहुत देखा, सराहा। उसे देखिए, वो सारे लेक्चर्स बने हुए हैं, एनसीईआरटी रिवीजन बना रखा है मैंने, आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये सारे चैप्टर मैं इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गया पढ़े पढ़े और एग्जाम आने वाला है तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। दिस एनसीईआरटी रिवीजन इज ऑल्सो यूजफुल फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। मेरे बच्चों, नीट अगर देने जा रहे हो तो बिना एनसीईआरटी के तो काम कैसे ही चलेगा यार। एनसीईआरटी हमारी माता है, आपको कई बार मैं आप समझा चुकी हूँ। बिना एनसीईआरटी के बायोलॉजी में वो कहानी है कि एक शरीर बिना हड्डी के होता है, वैसे ही एक बायोलॉजी स्टूडेंट का जो शरीर है वो बिना एनसीईआरटी का होता है। ओके, सो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि एनसीईआरटी मतलब जिस तरीके से आप खाना खाते हैं नहीं भूलते उसी प्रकार से आपको एनसीईआरटी पढ़ना भी नहीं भूलना। इट इज वेरी मतलब वन ऑफ द मोस्ट क्या, इट इज द इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, इट इज ओनली इंपॉर्टेंट बुक जो आपके नीट एग्जामिनेशन में आपको रैंक ऊपर और सिलेक्शन करवा सकती है। क्लियर? सो आज हम रिवाइज करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक एक लाइन एक एक शब्द समझेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिएगा इसमें। बस आपको क्या करना है, जब भी आप एनसीईआरटी रिवाइज करने आए तो प्लीज अपनी एनसीईआरटी मेरे साथ लेकर आए। जब आप वापस जाएंगे सोने के लिए तो आपको लगेगा कि वापस इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप एग्जाम में फोड़ने के लिए तैयार हैं। क्लियर? सो आपको बस करना यह है कि एनसीईआरटी अपने साथ लेकर आनी है। सारी चीजें जो करनी है वो मैं आपको समझाऊंगी। पहले जो 2 चैप्टर थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये थोड़े कंसेप्चुअल थे जिसमें लिखना विखना था। इस चैप्टर में कुछ नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ आपको याद रखनी है चीजें। ठीक है, इसमें थोड़े से डेटा याद रखने हैं, थोड़े से मेथड्स याद रखने हैं, थोड़े से नाम याद रखने हैं बस। तो बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है तो भरता बना हुआ है तुम्हारा, जो है फॉर्मूला याद रख के और जो है रिएक्शन याद रख के, तो बायोलॉजी में इतना याद रख सकते हैं। बायोलॉजी बहुत ही क्यूट होती है यार, बहुत ही प्यारी होती है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे नहीं होती है जो नहीं आए। बायोलॉजी सब आनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो चैप्टर 3 में वी हैव कंप्लीटेड द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो ठीक है, चलो बच्चा पैदा करना एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है इंसान की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी ठीक रखना एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे बच्चे पैदा करके माँ का जो है डेथ हो जाना, इट इज नॉट अ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वी हैव टू मेंटेन आवर हेल्थ, वी हैव टू मेंटेन आवर फिजिकल, सोशल, बिहेवियरल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ टू। ओके, सो लोग इस पर बात करने से घबराते हैं, पर हमें खुलकर बात करनी चाहिए। ये कई बार आपको बात बता चुकी हूँ। देखो, आपको पता है कि शायद मैं इतनी बोल्ड इसीलिए हो गई हूं क्योंकि मैं खुल के बात करती हूँ। अच्छा ये है, तुमको ये प्रॉब्लम है। इवन मेरे ऑफिस में लोग इसमें बात करने से कतराते हैं, पर कतराना नहीं चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो चैप्टर 3 में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म किया है, पर आज हम लोगों को ये देखना है कि हर ऑर्गन जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उधर टेस्टिस और ओवरी, इसको नॉर्मल फंक्शन करना बेटा जी बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात? और नॉर्मल अगर फंक्शन करवाना है तो क्या क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए ताकि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही तरीके से काम करें, ये इस चैप्टर में आपको लर्न करना है। ये ऑलरेडी लर्न किया हुआ है अपना चैप्टर, एमसीक्यू बने हुए हैं इसके, आज बस इसका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, हाउएवर इट हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दैट इंक्लूड्स द इमोशनल, सोशल एस्पेक्ट्स, ठीक है, ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द WHO। ये डेफिनेशन आपको ऐसे याद होनी चाहिए जैसे दाल में चावल, रोटी में सब्जी और ब्रेड में बटर। ओके बेटा जी, ये देखो WHO के अकॉर्डिंग आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन क्या होता है, ध्यान से समझो। तो हम लोगों को रिप्रोडक्टिवली फिट होना चाहिए, पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन्स क्या है? एक वेल बीइंग होना इन टोटल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइक रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिजिकली फिट होना, इमोशनली फिट होना, बिहेवियरली फिट होना और सोशली फिट होना। क्लियर है इतनी बात? WHO के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन, मैंने बोला फिट हो, आई एम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, ठीक है, या हम चाहते हैं कोई पर्सन को मैं बोलूँ यू आर वेरी हेल्दी, तो हेल्दी का मतलब ये नहीं कि हट्टा कट्टा मुस्टंडा हो ना बच्चों। मेंटली उसको फिट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इमोशनली उसे बहुत फिट होना जरूरी है, बिहेवियरली उसे बहुत फिट होना जरूरी है, एंड सोशली तो होना ही चाहिए। सो अगर हम किसी बंदे को ये बोल रहे हैं कि यू आर वेरी गुड, यू हैव वेरी गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ और यू हैव वेरी गुड हेल्थ, इट मीन्स टू से दैट कि उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ
अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब ये इमोशनली वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बोले हुई हुई आज सुबह हुई तो रोने लगे ना, उसको बिहेवियरली बहुत अच्छा होना चाहिए, कब क्या बोलना है उसको आना चाहिए, समाज में रहने लायक, समाज के तौर तरीकों के साथ चलने वाला होना चाहिए, ठीक है। और फिजिकली तो आपको फिट होना ही चाहिए, नहीं तो इन तीनों का कोई मतलब नहीं। तो फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और आपका सोशली आपको फिट होना चाहिए इफ यू वांट अ गुड रिप्रोडक्टिव लाइफ और इफ यू वांट अ गुड लाइफ। रिप्रोडक्टिव तो मिल ही जाएगी अगर ये सब आपका बढ़िया रहेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये आपको WHO के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन याद रखनी है कि अगर मैंने बोला कि कोई बंदा या बंदी रिप्रोडक्टिव हेल्दी है तो क्या क्या चीजें उसके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देयरफॉर अ सोसाइटी विद द पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल, ठीक है, बट रिप्रोडक्टिव इवन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर आल्सो नॉर्मल but and normal emotional and behavior interaction among them in all sex related aspect might be called the reproductive healthy, ठीक है। तो ये बात आप ये लाइन सुनो, क्योंकि आपको पता है पढ़ने में तो ये आपको महाभारत लगती है, पर ये महाभारत आपसे सवालों में पूछी जाती है। क्या बोल रहा है? therefore a society with people therefore इसका मतलब एक सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो फिजिकली फंक्शनली नॉर्मल, उनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फिजिकली वो फिट है, उनका नॉर्मल इमोशनल भी जो है एस्पेक्ट है, उनके बिहेवियर भी सही है, इंटरेक्शन जो है लोगों के साथ उनका बढ़िया है, और उनका सेक्स रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है वो भी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल नीट एंड क्लियर है, क्लीन क्लियर है। उनको पता है कि उनको जीवन में कितने बच्चे पैदा करने हैं, अगर ये करेंगे तो ये घाटा है, ये करेंगे तो ये फायदा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। क्लियर है बच्चों जी? समझ में आया क्या बोला मैंने? इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली, रिप्रोडक्टिवली सब में आपको फिट होना जरूरी है। अब क्या सिग्निफिकेंट है अगर हमको अगर मैं बोल रही हूँ कि एक सोसाइटी में हर सबको रिप्रोडक्टिव हेल्दी होना चाहिए, तो इसका क्या सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या जरूरत है, क्या महत्वता है इसकी, आइए जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्टिव। अब देखो इफ वी वांट अ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक गुड रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी हो मेरे बच्चों, तो आपको पहले वाले में सिर्फ WHO की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि अगर मैंने बोला कि एक हेल्दी सोसाइटी चाहिए तो इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली, फिजिकली, रिप्रोडक्टिवली आपको फिट होना चाहिए, ठीक है। डन है बच्चों जी? अब आगे बात करती हूँ। देखो अगर मैंने बोल रही हूँ कि इफ वी वांट अ फिट लाइफ, अगर हमको चाहिए एक फिट सोसाइटी बेटा, तो हमें क्या करना है? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना चाहिए। पर इसके लिए लोग जो है बहुत ही घबराते हैं, ठीक है, लोग इस पर बात करने से कतराते हैं। इस चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से बात की, प्लीज वो लेक्चर्स जाके लगाओ आप, बड़े मजे आएंगे आपको, ओके। सो लोग इस पर जो है कतराते हैं, मतलब आप बच्चे पैदा करने में नहीं शर्मा रहे हो, बच्चे पैदा करने में नहीं कतरा रहे हो, तो बच्चे नहीं पैदा करने की विधियों को अपनाने से क्यों कतराते हो, क्यों घबराते हो? तो जब हम चाहते हैं कि हमें एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी मिले तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन प्रॉब्लम से निवारण करने के लिए वी हैव वेरी मच स्ट्रैटेजीज, राइट। तो आज हम डिस्कस अभी इस टॉपिक में करने वाले हैं कि जब हम चाहते हैं कि हमें एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी मिले तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनके निवारण के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, ठीक है। अब ये याद रखो कि इंडिया की पॉपुलेशन तो आप जानते हैं कि कैसे होता है, जैसे बम फटता है और एक्सप्लोजन होता है, वैसे ही इंडिया में भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। और इंडिया एक ऐसी पहली कंट्री है, ध्यान से समझना, इंडिया पहली कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को शुरू किया है। ये याद रखना है आपको। ये सवाल में पूछा जा सकता है कि बताइए कि वर्ल्ड में कौन सी ऐसी कंट्री है, अब इंडिया है तो पूछेगा ही वो यार, ठीक है। तो वर्ल्ड में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले रिप्रोडक्टिवली फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम को लॉन्च किया, ठीक है। Now, India was among its first country in the world to initiate the action plans and programs at the national level to attain the total reproductive health as a social goal. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऐसा ही सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कि किसने, कौन सी कंट्री ने, विच कंट्री इज अमेंड, और या ऐसा आ सकता है सवाल कि बताइए कौन सी कंट्री है जिसने अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल माना और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है। सोशल गोल का मतलब ये है कि जब तुम्हें बुखार होता है, देखो तुम सोचो कि कोरोना हो गया,
जब तुमने कोरोना को सोशल गोल माना और उसके लिए वैक्सीन बना के रख दी, तो अगर किसी को टेस्टिस ओवरी में प्रॉब्लम है यार, उसको कोई यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है यार, उसने कोई गर्भ निरोधक जो है कोई विधि ली जो उसको रिएक्शन कर गई, तो उस पर बात करने से हम क्यों घबराते हैं? तो इंडिया पहली ऐसी कंट्री, फिर भी इंडिया भले ही पहली ऐसी कंट्री, पर आज भी इंडिया में लोग जो है बाहर की कंट्री में, वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ज्यादा शर्माते हैं इस पर बात करना, ठीक है। तो इंडिया ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल, सामाजिक गोल माना और इस पर काम करना शुरू किया, ठीक है। और इन प्रोग्राम को हम कहते हैं फैमिली प्लानिंग। तो ये सवाल भी आपसे आ सकता है कि कौन सी कंट्री जो है जिसने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग शुरुआत की और कब शुरू किया? 1951। इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है, 3 चीजें स्लाइड में याद रखनी है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सोशल गोल माना? इंडिया। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग सबसे पहले लॉन्च किया? इंडिया। कब लॉन्च किया? 1951, ठीक है। इसमें आपको 3 सवाल बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंप्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम। जितने भी, अच्छा ऐसा जरूरी नहीं कि जिस दिन हमने प्रोग्राम लॉन्च किया उसको सब मान गए, वो बैठे ही थे कि आ गए लेके प्रोग्राम चलो अप्लाई करते ना। कंटिन्यूसली इसमें अमेंडमेंट्स चलते रहते हैं, कंटिन्यूसली इसमें सुधार चलता रहता है और जो भी प्रोग्राम्स बन रहे हैं अब हम उसको पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH, ठीक है। जितने भी प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड बन रहे हैं, बच्चे दो ही अच्छे, वन नॉर्म चाइल्ड, लड़का हो या लड़की, ठीक है, बच्चे दो ही अच्छे वाले स्लोगन्स पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है ना, पोलियो लगवाएं, ये सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं अब इस सोसाइटी के अंदर बनने लगे हैं जिसे हम कहते हैं RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। समझ में आई बात? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर बनते हैं। ये इस स्लाइड में आपके लिए ये वाला सवाल आ सकता है। तो जितने भी रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स हैं कि उससे क्या फायदा है, क्या घाटा है, ये सारी चीजें, जितने प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं वो सब RCH के अंदर होते हैं। और RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो होते हैं इसके अंदर कंटिन्यूसली सुधार चलता रहता है। इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में हम रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये भी सवाल आ सकता है कि इस RCH के अंदर क्या क्या किया जाता है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में बात किया जाता है और हम क्या प्रॉब्लम है जब हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जब जैसे देखा कि इस गांव में हर जो लड़की है वो 4-4 बच्चे पैदा करती है, तो इस गांव का प्रॉब्लम क्या है? मोर पॉपुलेशन। तो हम ऐसा क्या करेंगे पॉपुलेशन कम हो जाए? तो बेसिकली इन प्रोग्रामों के अंदर हम ऐसे नए नए प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि लोगों को अवेयर करा सके उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज और उनके निवारण के लिए, ठीक है। और इनका मेन प्रोग्राम होता है टू सपोर्ट फॉर द बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी एंड इट इज द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम। तो हमें एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी चाहिए, इसके लिए हम वेरियस प्रोग्राम लॉन्च करते हैं इन द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स या इसकी सोसाइटी के अंदर, RCH के अंदर। देन इस आपको याद रखना है नाम RCH, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब हम कैसे करें, ठीक है, हम कैसे लोगों को अवेयर करें, राइट है। तो हमको क्या करना है, देखो इस स्लाइड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा जी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे अच्छी होगी। आपको पता है, अब आपको पता चला ना बच्चे दो ही अच्छे, अब आपको पता चला ना कि इतने सारे गर्भ निरोधक होते हैं, पर ये सब जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके बीच बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। गांव खेड़े में जो लोग रहते हैं उनको पता ही नहीं रहता है, समझ में आई बात। तो हम ऐसा क्या करें कि उनके तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो RCH ने बहुत सारे जो है लॉन्च किए हैं प्रोग्राम्स इनटू डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। आपको पता है कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी भी बात को पहुंचा सकते हैं, रेडियो से, टीवी से, स्टेज से, स्टेज शो से, वैन से, मतलब मीडिया जो है एक ऐसी माध्यम होता है, एक ऐसा साधन होता है, एक ऐसा व्हीकल होता है जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन किसी तक भी पहुंचा सकते हैं। अच्छा, RCH जो है मतलब मैं ये कहूँ कि आपको पता है कि फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम 1951 में शुरू हुआ। इंदिरा गांधी के टाइम से लोग रेडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते गए, पर उस समय लोग मानने को तैयार नहीं थे। उनको लगता था लड़का हो जाए तो वंश चलेगा, हाय हाय लड़की इतनी छोरी हो गई है, छोरी का मतलब नहीं, छोरा होना चाहिए। तो ये वाली बात जो है बेटा ये गलत है और अब शायद लोग ये समझ भी गए हैं। जैसे मेरे एज ग्रुप के जो लोग हैं, इवन आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो आप तक भी, अब उनके लिए लड़का लड़की सब एक बराबर बेटा। तुमको पता है जितना लड़का कमाता है उससे शायद 3 गुना मैं कमाने लगी हूँ, तो अब कोई लड़का लड़की फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तुम लोग अब मेरे से सैलरी मत पूछना। चलो
विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी। समझना है, ये याद रखना कि हमको अवेयरनेस कैसे फैलाई आरसीएच ने। ऑडियो विजुअल मीडिया, ठीक है, प्रिंट मीडिया, पेपर्स में लिखा रहता है, आपने देखा होगा कि पेपर्स में लिखा रहता है, बच्चे दो ही अच्छे साइंस बन रहते हैं, सिंबल बने रहते हैं, ठीक है, टीकों के बारे में लिखा रहता है, गर्भ निरोधक विधियों के बारे में लिखा रहता है। ऑडियो विजुअल का मतलब ये है कि आप रेडियो में सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, ऑडियो मतलब सुनना, विजुअल मतलब देखना। गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, घर घर जाती हैं, बोलती कितने बच्चे हैं बताओ, अरे तुमने इतने बच्चे पैदा कर लिए, अगली बार मत करना, वो बताती हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे एनजीओज इसका बीड़ा उठा के रखे। तो आरसीएच जो है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, और सारे सब लोग को काम देता है, और सारे लोग एक चीज को अवेयर करने के लिए, एक चीज के लिए अवेयर करने के लिए सारे लोग काम कर रहे होते। तो तुम पेपर से पढ़ने से बच जाओगे, पर टीवी तो देखोगे ही, रेडियो तो सुनोगे ही, कभी किसी ना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से टकराओगे ही, एनजीओ वाले बीच में मिल ही जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन तुम्हारे जहन में बैठा ही देते हैं ये लोग, ठीक है। चलो, इसका मेन काम होता है टू क्रिएट अवेयरनेस, ये याद रखिएगा, क्या करना है, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है। पेरेंट एंड अदर, ये हुआ मीडिया का काम। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडिया काम कर सकता है, बेटा जी, बच्चों जी, मैं भी तो काम ही कर रही हूँ ना, मैं इतना जो चीख चीख के बता रही हूँ, तो मैं भी तो तुम्हें एक अवेयरनेस ही प्रोवाइड कर रही हूँ ना रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स की, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके टीचर, सबसे अच्छा दोस्त आपका टीचर होता है, समझ में आई बात। जैसे कि मेरे इंस्टाग्राम में भयंकर मैसेजेस आते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर बच्चे का रिप्लाई करूँ, कई बार नहीं कर पाते, आई एम सो सॉरी, पर मैं चाहती हूँ कि मैं कनेक्ट रहूँ ताकि आप खुल के मेरे से बात कर पाए। तो टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ये सब भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं बहुत सारी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स की। समझ में आई बात। एक फ्रेंड है, तुमको पता है जब तुम्हारी प्यूबर्टी आती, जो कि अभी तो तुम्हारा शायद क्रॉस हो गया है, पर तुमको पता है जब एडोलेसेंस स्टेज आती है तो बहुत सारे वेरियस चेंजेस होते हैं। माँ बाप को वो चेंजेस नहीं बताए जा सकते, पर एक दोस्त को, एक टीचर को वो बताया जा सकता है, तो आप खुल के बात कर सकते हैं। तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नाउ अब आपको, मुझे याद है, मतलब मुझे याद है कि व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, ठीक है, तो मेरे स्कूल में बहुत सारे लोग आए एंड उन्होंने लड़कों को बाहर भेज दिया, चलो बाहर जाओ, और फिर वो जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोगों को बताने लगे। तब तो वीवर बहुत झेपो कि अरे हाँ ठीक है, भगा दिया तो भगा दिया। बट एट द एंड ऑफ द डे, जब आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है क्यों भगाया था यार, उन्हें भी तो जानने का हक है, कल को उनकी गर्लफ्रेंड बननी है, कल को उनकी शादी होनी है, ठीक है, कल को उनको किसी बच्चे का बाप बनना है, तो उन्हें भी तो जरूरी है सब चीज़ें जानना। तो स्कूल में भी सेक्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है, सेक्स एजुकेशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है देने के लिए आते हैं और बताते हैं। उसमें लोग ही करके सुनते रहते हैं, हाय हाय क्या बता रहे हैं, पर बेटा उस समय ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है, ताकि बाद में जो है आपको कोई अनहोनी न कर पाए आप, ओके। तो ये हमको ये बताते हैं, लोग आते हैं इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो जितने भी मिसकंसेप्शन एक चिल्ड्रन को होते हैं, ठीक है, एक किड जो एडोलेसेंट स्टेज पे रहे, उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बेचारा वो समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो जितने भी वो मिथ्स चीज़ों पे बिलीव कर रहा है कि ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाता है, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता है, जितने भी मिसकंसेप्शन है अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, इन सब को स्कूल में ही क्लियर कर देना चाहिए। तो इसलिए रिप्रोडक्शन चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों जी, समझ में आई बात, ओके। Proper information about the reproductive organ, adolescence and the related changes, safe and hygienic sexual practices, sexual transmitted disease, AIDS, etc. would help people, especially those in adolescence age group. ध्यान समझो, सबसे ज़्यादा अवेयर, देखो मुझे क्या अवेयरनेस फैलाओगे यार, मैं तो ऑलरेडी पढ़ी लिखी उतना पढ़ चुकी हूँ, बट एट द टाइम जिस स्टेज पे आप हैं, जैसे आपके जो जूनियर्स हैं, 10th वाले, 11th वाले, ये सब एक ऐसी एज पे हैं जिनको नहीं पता है कि कैसे क्या कहानी होती है, ठीक है। तो इनको ये उसी एज पे सिखाना जरूरी है कि सेक्सुअल हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कैसे करनी है, ठीक है। हालांकि वो ऐसा कुछ करने जाएंगे नहीं, पर आपको बताना उनको बहुत ज़रूरी है। उनके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हार्मोनल चेंजेस है, ठीक है, उसमें ज़्यादा बहने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता चला वो उनको समझ ही नहीं आया कि उनने क्या करके आ गए, ठीक है। सेफ जो है क्या चीज़, मतलब जैसे सेक्सुअल ड्यूरिंग द सेक्सुअल प्रैक्टिसेस उनको सेफ कैसे होना चाहिए। बहुत सारी सेक्स रिलेटेड जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जैसे HIV हो गया, herpes हो गया, एड्स हो गया, आपका हेपेटाइटिस हो गया, इन सब बीमारियां
कि क्या सिम्टम है और क्या नहीं करेंगे तो ये नहीं होगी, और अगर हो गया है तो इसका इलाज क्या है, ये सब एक छोटे बच्चे को बताना बहुत ज़रूरी है। छोटा मतलब बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, पर 8th 9th वाले बच्चों को इन सब चीज़ों से हमें अवेयर करा देना चाहिए। हु विल प्ले द रोल, प्रिंट मीडिया, आपका ऑडियो विजुअल थिंग्स, ठीक है, और आपकी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, ठीक है, ये सारे लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, डन है बेटा जी। ना आगे बात करते हैं। तो हमें किसी भी चिल्ड्रन को अगर वो मिथ्स पे बिलीव कर रहा है, ठीक है, अगर वो मिथ्स पे बिलीव कर रहा है बेटा, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा मत करो, ठीक है, नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगी फ्यूचर में। ओके, नाउ एजुकेटिंग पीपल, स्पेशली फर्टाइल कपल्स। ध्यान समझो, अगर हम चाहते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी मिले, तो सबसे पहले पता है किसको समझाना चाहिए? जिसकी शादी हुई है। ठीक है, शादी हुई है नहीं मतलब जो लोग शादीशुदा हैं और जो लोग फर्टाइल कपल, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उनने अपने अंदर नियंत्रण नहीं रखा तो इंडिया में पॉपुलेशन का नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, हालांकि आजकल तो कुछ फर्टाइल कपल जो है कुछ भी हो सकते हैं, शादी होना या नहीं होना जरूरी नहीं है, बच्चे तो कोई भी पैदा ही कर सकता है। तो जो भी फर्टाइल कपल हैं जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनको एजुकेट करना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे तो पैदा हो जाएंगे, पर बच्चे पैदा करने के दौरान उनकी माँ की क्या हालत होती है। हो सकता है माँ बीमार हो, बच्चे पैदा करने के दौरान मर जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको बताना जरूरी है कि तुम बच्चा इस एज में पैदा करोगे तो तुमको ये घाटा हो सकता है, बच्चा पैदा करने के दौरान तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, ज़्यादा बच्चे मत पैदा करोगे क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सब भी एक फर्टाइल कपल को जो है बताना जरूरी है। मैरिजेबल एज ग्रुप उनको बताना जरूरी है, जैसे कि 18 साल में ब्याह मत कर लो। भले इंडिया ने एज बना रखा है 18 साल का, पर 18 साल में शादी नहीं करनी चाहिए यार बेटा जी। अब 18 साल में शादी कर लिए, बताओ कि वो फिर कितने साल तक, 50 ईयर्स तक फर्टाइल रहेगी, कितने बच्चे पैदा कर देगी। ठीक है, उसके बाद हमको ये बताना चाहिए कि चलो ठीक है तुमने 18 में कर लिए, पर वी हैव सो मेनी बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, उनको अप्लाई करो, डरो मत उससे। ऐसा मत सोचो कि तुम्हें बाद में बच्चे पैदा नहीं होंगे। बट ऐसा किसने कहा यार बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस यूज करने से बच्चे पैदा नहीं होते? बराबर होंगे। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट हो गए हो तो आपको अपनी केयर कैसे करनी है, उसके पति को समझाओ, उसके पार्टनर को समझाओ कि प्रेग्नेंट हो गई है, अब इसकी केयर करो, नहीं तो बच्चा भी जो है आपके यहाँ से चला जाएगा और माँ भी। ठीक है, उसके बाद पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर, बच्चा पैदा हो गया है तो बच्चे और माँ की प्रॉपर केयर होना चाहिए। देखो यार सीधी बात यह है कि एक स्वस्थ बच्चा इंडिया या वर्ल्ड के लिए, नेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, पर अगर एक अस्वस्थ बच्चा और एक अस्वस्थ माँ क्या कंट्रीब्यूट करेगी? वो नेशन के लिए हमेशा घाटा ही बनी रहेगी। तो हमें घाटा नहीं बनाना है, हमें लोगों को फायदे के तौर पे इंडिया के सामने रखना है। ठीक है, ओके, अब हमको उन्हीं को ये एजुकेट करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग, ज़्यादा फिगर पे नहीं जाना चाहिए, जो है बच्चे को जो है माँ का दूध पिलाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि IgA एंटीबॉडीज होती हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं माँ के फर्स्ट मिल्क में, विच इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम, पढ़ा हम लोगों ने। उसको बच्चे को देना चाहिए ताकि बच्चा इम्यून सिस्टम अच्छा हो और वो अच्छा काम कर सके, ना जो है इसरो में जा सके और आपके रॉ में जा सके, जो है आतंकवादियों को मार सके, ये सब कुछ अच्छे काम करे। ओके, नाउ उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड। अच्छा, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था ना। हालांकि आजकल लोग इस पे बहुत अवेयर हो गए, पर आजकल भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, 2 लड़कियां हो जाती हैं तो उनका पेट नहीं भरता, उनको लड़के चाहिए होते। तुमको पता हूं मैं, क्या पता कि वो लड़कियां जो है बाद में चल के कलेक्टर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए। ठीक है, और लड़के की जरूरत उन्हें कभी महसूस ही नहीं हो। व्हाट इज दिस लड़का लड़की यार, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक थिंग्स आई एवर सीन। ओके, सब एक बराबर हैं आजकल। ओके, तो ये आपको समझाना चाहिए, लड़का लड़की कुछ नहीं होता। और आजकल मेनली, पहले क्या होता था कि लड़कियों के शादियों के दौरान लोग बहुत दहेज लेते थे, तो सोचते थे इतना पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च के, ऊपर से दहेज भी देते हो, क्या मतलब, और ऊपर से लड़की उनके घर पे जाके कमा के गवाए। तो ये मेंटालिटी आजकल, लोग दहेज लेते भी नहीं, लोग दहेज देते भी नहीं, आराम से दोनों चिल मार के शादी करते हैं, चिल मार के जीवन जीते हैं यार। तो ये लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हमें जो है हमको ये बताना उनको बहुत ज़रूरी है कि भैया ऐसा है कि बहुत बड़ी फैमिली मत कर लो, नहीं तो खुद ही नहीं पाल पाओगे। ओके, तो कॉन्शियस हेल्दी डिज़ायर फैमिली साइज उनको बताना ज़रूरी है। उसके बाद हमें बताना है कि अगर हम आपकी बजाय, अगर आप 4 बच्चे पैदा कर रहे हो तो 2 आपने ज़्यादा कर दिए, तो इंडिया की पॉपुलेशन आपने बढ़ा ली है। ठीक है, उसके बाद जो है इससे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या क्या पॉपुलेशन अगर ग्रोथ हुई, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें लोगों को ये भी सिखाना है। देखो आजकल क्या है ना,
छोटे बच्चे जो हैं इनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तक मेरी बात पहुंच रही है इस रिवीजन के तौर पे, तो उनको ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टच सेल्फ है और कौन सा टच नॉन सेल्फ है। एक लड़की या एक लड़का किसी के भी छूने के तरीके से समझ जाता है कि ये टच इज़ नॉट फेमिलियर, आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस टच, ठीक है। आपको पता है 11th क्लास में मैंने ये पढ़ाया भी है, और आई एम फेमिलियर विद द टच। तो एक छोटे से बच्चे को ये समझाना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से, मैं तो कह रही हूँ कि इतना वेट ही नहीं करना चाहिए, एक छोटे से बच्चे को समझाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा बिहेवियर करता है, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़ और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, तो आपको अपना एक्शन लेना आना चाहिए, और आपके साथ ये ना हो इसके लिए पहले से ही लोगों को अवेयर कराना चाहिए। RCH हमको यही सिखाता है। क्लियर? ओके। उसके बाद जो है हमको इन सब के लिए एक नेसेसरी स्टेप लेना चाहिए ताकि इन सब चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकें और फिजिकली, सोशली, रिप्रोडक्टिवली हमें एक हेल्दी सोसाइटी मिल सके। सो RCH के गोल, आई होप इट इज़ क्लियर कि हमको क्या क्या करना है। मैरिजेबल एक्ट बताने हैं, डिजायर फैमिली साइज लोगों को सिखाना है, प्रिंट मीडिया, डिफरेंट टाइप के मीडिया से लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स को अप्लाई करना सिखाना है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज ना हो उसके लिए सिखाना है, और छोटे बच्चों को सिखाना है कि उनके बॉडी में क्या चेंजेस आ सकते हैं, कौन कौन हेल्प कर सकता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, RCH कब लॉन्च हुआ ये मैंने आपको बताया। चलिए, उसके बाद पर इसके लिए सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें एक चाहिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी और प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, ठीक है, और मटेरियल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमको जो है अपना क्या सरकार प्रोवाइड कर ही रही है। ओके। उसके बाद जैसे कि अगर आपको कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो गए, जैसे कि आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, आपकी डिलीवरी होने वाली, आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई, आपका बच्चा एबॉर्ट हो गया, आपको कोई कॉन्ट्रासेप्शन मेथड समझते हो ना, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब प्रेगनेंसी रोकने वाले मेथड, गर्भ निरोधक, आपको कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो गई है, आपकी इनफर्टिलिटी हो गई है, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, तो हमें बेहतरीन टेक्निक्स चाहिए। इस चैप्टर में हमें ये भी पढ़ना है, तो हमें बेहतरीन टेक्निक्स चाहिए ताकि इन सब चीज़ों से हमको निवारण मिल सके। एक एक्सपर्टाइज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे कि एक हमारे पास एक टेक्निक है जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। इसके बारे में आप लोग सुना है कभी? एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? तो क्या ये टेक्निक एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था कि जो आपकी एमनियन होती है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, राइट? मैंने आपको पढ़ाया था कि वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर अराउंड द फीटस, जिसमें सबसे पहली आउटर होती है कोरियन, जो प्लेसेंटा बनाने के काम आती है, उसके होते हैं एमनियन। एमनियन के अंदर होता है बच्चा और होता है फ्लूइड, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड। अब होता क्या है कि जो बच्चे की सेल्स होती हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड में तैरती रहती है। तो हम क्या करते हैं, 8 से 14 वीक्स में हम क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज के माध्यम से निकाल लेते हैं एंड विल डिटरमाइन द सेल्स। ठीक है, बेसिकली ये टेक्निक क्यों की जाती है? ये टेक्निक हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, कहीं आपको हीमोफीलिया तो नहीं, कहीं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो नहीं है, कहीं और कोई बीमारी तो नहीं है, ये बिहेवियर देखने के लिए पता लगाते हैं। पर आजकल लोग, वही बात है कि सरकार ने दिया है तो उसे मिसयूज करने लगो, पर आजकल लोग इसका मिसयूज करने लगे हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ सेक्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेल आएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि एक्स क्रोमोसोम है, XX क्रोमोसोम है, XY क्रोमोसोम है। जैसे ही पता चला XY क्रोमोसोम है तो रख लेंगे बच्चा, XX क्रोमोसोम है तो उसको जो है अबॉर्ट कर देंगे। तो एमनियोसेंटेसिस इज द टेक्निक इन विच वी डिटेक्ट द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो विच इज फ्लोटिंग इनटू द एमनियोटिक फ्लूइड। वी रिमूव द सेल्स फ्रॉम द amniotic cavity and will detect the chromosome number or the chromosome abnormalities of the cells, so that we detect the any chromosomal defect which is occurring into the fetus in the future. Okay, but this is the technique which is meant for this condition. Okay, but now the people are not doing like this bachcho, they are doing for the female feticide, they are doing it for wrong purpose, they are doing it for the detection of sex which is the very wrong practice. ठीक है, सो एमनियोसेंटेसिस जो होता है ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो आजकल लोग इसके लिए करते हैं, ठीक है, लीगली चेक इंक्रीजिंग मीनेज टू फीमेल फिटिसाइड, ठीक है, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ठीक है, और तो फीमेल फिटिसाइड इसके लिए लोगों को अवेयर कराना चाहिए कि बेसिकली हमने इसके लिए नहीं बनाया। देयर आर सम प्रोग्राम दैट मेरिट मेंशन दिस कनेक्शन। ओके ओके, एमनियोसेंटेसिस जो होता है ये, इसमें क्या करते हैं हम लोग, डेवलपिंग एमनियोटिक फ्लूइड। देखो जैसे मान लो ये बच्चा है, ठीक है, जैसे ये क्या है आपकी एमनियो, यहाँ पर कोई मान लो यहाँ पे आपका फीटस है, ठीक है, सपोज दैट मैं ऐसा फीटस बना रही हूँ, ठीक है, सो सपोज दैट दिस इज अ फीटस। अब यहाँ पर होता है एक फ्लूइड, ध्यान समझना, यहाँ पर होता है एज फ्लूइड एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज, बेटा जी क्या, इस फ्लूइड को हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या कहलाता है ये? एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड में पड़ी होती हैं सेल्स, ठीक है, हम
लोग सिरिंज डालते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम क्या डालते हैं, सिरिंज डालते हैं और यहाँ से फ्लूइड निकाल लेते हैं 8 to 14 वीक्स में और फिर डिटेक्ट करते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या एनालाइज करते हैं बेटा जी, इसमें हम एनालाइज करते हैं बहुत सारे सिंड्रोम, जैसे डाउन सिंड्रोम, पढ़ा है डाउन सिंड्रोम के बारे में, 23 क्रोमोसोम में, 21 क्रोमोसोम में आपका एक क्रोमोसोम बढ़ सकता है, ठीक है। हीमोफीलिया पढ़ा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया पढ़ा हम लोगों ने, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद जो है और अगर कोई बीमारी है तो वो पता लगाते हैं, मतलब एमनियोसेंटेसिस से हम ये पता लगाते हैं कि फ्यूचर में चल के इसको कोई बीमारी तो नहीं है, सर्वाइव कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो ये कहानी के लिए, पर लोग इसको फीटिसाइड के लिए यूज करते हैं, दिस इज अ वाहियात पैथेटिक थिंग, ओके। नेक्स्ट, research on various reproduction related areas are encouraged and supported by the government and NGOs, okay, ठीक है, डन। इसके बाद इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, आइए अब ध्यान से समझिए, डू यू नो, अब याद रखो यहाँ पर एक ये लाइन है बेटा जी, इसको ना आप जैसे याद करना चाहो, ठीक है, वैसे याद कर लो, ठीक है, जैसे याद करना चाहो वैसे याद कर लो, आपकी इच्छा है, आपकी वो है, ठीक है। अब ध्यान से समझना होता क्या है, सहेली, सहेली एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, ठीक है, जिसे बनाया है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में। गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोल रही हूं मैं, सहेली एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है जिसे CDRI लखनऊ ने बनाया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नॉर्मल जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती हैं वो स्टेरॉयडल प्रिपरेशन की होती हैं, ठीक है बेटा जी। नॉर्मली जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो स्टेरॉयडल प्रिपरेशन की होती हैं, स्टेरॉयड होता है उसमें, हार्मोनल कॉम्पोजिशन होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। पर ये एकमात्र ऐसी जो है मतलब एकमात्र तो नहीं कह सकती, पर ये एक ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसे इंडिया ने बनाया जो कि नॉन स्टेरॉयडल थी। ये वीकली पिल है, वीक में एक बार ली जाती है। बेसिकली ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार ही नहीं होने देती, राइट, ठीक है, ये इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होने नहीं देती, ये याद रखिएगा। CDRI सहेली वीकली पिल, ये है नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, ये क्वेश्चन आएगा बेटा जी, ठीक है। better awareness about the sex related matters, increased number of medically assisted deliveries, better postnatal care leading to the decreased maternal and infant mortality rate। ये बेसिकली अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसका डिटेल अंदर चल के चैप्टर में मिलेगा। तो अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि हम लोगों ने कुछ ज़्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ बना ली, हम लोगों ने बच्चों के बहुत अच्छे केयर करने लगे, हमारे पास खाने पीने की अच्छी व्यवस्थाएं होने लगी, तो दोनों का मोर्टेलिटी रेट, देखो पॉपुलेशन बढ़ने का यही कारण है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटा क्योंकि ऐसी फैसिलिटी बढ़ गई, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है घटा तो पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है। उसके बाद ये समझ गए पॉपुलेशन बढ़ने का कारण, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद द स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन क्योर ऑफ STD एंड ओवरऑल, अच्छा क्या हुआ, ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑल इंडिकेट द इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो इसके बाद क्या, अच्छी हमने मेडिकल फैसिलिटी दी, अच्छा केयर किया बच्चे का, STD से बचाया लोगों को, तो रिप्रोडक्टिवली हमको हेल्दी सोसाइटी मिली। पर इससे क्या हुआ कि इन्फेंट और मैटरनल दोनों मोर्टेलिटी रेट घटा, तो पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है ना बेटा जी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉप, पॉपुलेशन बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घट गया क्योंकि मेडिकली हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिलने लगी, डन है बेटा जी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्या पढ़ना है इसमें आपको सिर्फ याद रखना है आपके सहेली, ओके, सहेली याद रखना बेटा, क्वेश्चन आएगा इससे, ओके। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। चलिए शुरू करते हैं, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल क्या है, चलिए देखते हैं। इन लास्ट सेंचुरी, ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम रिवाइज कर रहे हैं, तो हम लोग उस हिसाब से देख लेते हैं फटाफट से कि हम लोग को देखना क्या क्या है। देखो, हमको पॉपुलेशन हर सेंसस में पता होनी चाहिए कि क्या थी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बेटर लिविंग कंडीशन मिली, मेडिकल फैसिलिटी मिली, दवाई मिली, अच्छा खाना मिला जिसकी वजह से लोग मरते ही नहीं, तो मरते ही, अब जन्म तो होता ही जा रहा है, अच्छा खाना पीना मिलेगा तो अच्छा हेल्दी बच्चा पैदा होगा तो उसकी वैसी लाइफ ज़्यादा होगी, तो बच्चे ज़्यादा मर नहीं रहे, ऊपर से पैदा अलग हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, बाकी सब छोड़िए, वो सब जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन इन 1900, ये याद रखिएगा, डेटा याद रखिएगा। 1900 में आपकी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी, वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो है आपकी 2 बिलियन, ठीक है, 2 बिलियन, ठीक है, ओके। और ये बढ़ के 2000 में कितनी हो गई बेटा जी, 6 बिलियन, लो, ठीक है। सोचो, ये डेटा आपको याद रखना है कि 2 बिलियन कब थी 1900 में, 6 बिलियन कब हो गई है आपकी, दैट 2000 में, ठीक है, और 7.2 बिलियन हो गई 2011 में,
2011 में कितनी हो गई बेटा जी 7.2 बिलियन। ये डेटा आपको ऐसे कंठस्थ होना चाहिए कि कब क्या था, ठीक है। अब ये तो हुई वर्ल्ड की पॉपुलेशन की, कब क्या था वर्ल्ड की पॉपुलेशन, ठीक है। अगली एनसीईआरटी में आपको 2021 या 20 की 20 में होने वाली 20 11 10 साल बाद होती है, हाँ 21 की जनगणना दे देगा, क्योंकि 2021 चल रहा है ना। अगले साल जब एनसीईआरटी आएगी तो उसमें 21 का भी सेंसस का डेटा लिखा रहेगा, ओके ना। अब उसके बाद बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में भी बड़ी कहानी है, इसका मेन एक्सप्लोजन इंडिया और चाइना इसके बहुत बड़े भागीदार हैं इतनी पॉपुलेशन देने के, ठीक है। इंडिया में जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा जी इंडिया की, याद रखिएगा। इंडिया में जब आपको मिली आज़ादी, ठीक है, जब आपको मिली आज़ादी तो आज़ादी के समय आपकी पॉपुलेशन थी 350 मिलियन, ठीक है, 350 मिलियन, बिलियंस में नहीं पहुंचे थे आप, समझ में आ रही बात। और उसके बाद जब आप 2000 में आए, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस लिख दे रही हूँ, इंडिपेंडेंस ऐसा लिख दे रहे हैं, और 2000 में आपकी पॉपुलेशन के कितनी हो गई बेटा जी 2000 में हो गई 1.2 बिलियन, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और बेटा जी अब 1.2 बिलियन और ना ठीक है 350, ओके 2000 एंड क्रॉस 1.2 बिलियन इन 2011, ठीक है। ये डेटा आपको याद रखना है। कहाँ गया चलो। तो इंडिया में आज़ादी के समय आपकी कितनी थी 350 मिलियन, ठीक है, 350 मिलियन। 2000 एंड एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस रीच क्लोज टू द बिलियन, ठीक है, हाँ 2000 में थी, अब आया मुझे, ठीक है, 2000 में थी 1 बिलियन, ठीक है, और 2011 में हो गई है बेटा जी 1.2 बिलियन, ठीक है। अब तो 1.8 के आसपास पहुंच रहे हो तुम, ठीक है। तो आप सोचो कि ये एक्सप्लोजन कहलाता है, ये याद रखना डेटा आप। वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन थी, 2000 में 6 बिलियन हो गई, 2011 में 7.2 बिलियन हो गई। इंडिया में आज़ादी के समय 350 मिलियन, बिलियन नहीं थी, ठीक है। 2000 में कितनी हो गई है 1 बिलियन, 2011 में 1.2 बिलियन, अब तो फिर 1.6 से 1.7 बिलियन तक पहुंच चुकी है पॉपुलेशन, ठीक है। समझ में आ गई बात। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है पॉपुलेशन, इसलिए हो रहा है क्योंकि डेथ रेट में कमी आ गई है। डेथ रेट में क्यों, क्योंकि अच्छा खाना पीना मिल रहा है, लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लोगों को अच्छी मैटरनल जो है हेल्थ केयर जो है फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घट रहा था। पहले क्या होता था कि लोग जो माँ होती थी वो बच्चा पैदा करते समय मर जाती थी, पर उस समय बच्चे को आंगनबाड़ी वाले ब्रेड, दूध, दलिया, सेवा, वैक्सीन ये सब देते तो माँ की डेथ नहीं होती। अब इससे जो है माँ की डेथ नहीं होती, माँ हेल्दी तो बच्चा भी हेल्दी पैदा होता, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी घटा, ठीक है। उसके बाद ये समझ में आ गई बात, तो जिसकी वजह से आपके पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। एज वेल एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज आर द प्रोबेबल रीजन फॉर दिस, ठीक है। समझ में आई बात। तो आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने से भी आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ओके ओके। नाउ ऐसा अब आई इतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भैया आरसीएच हाथ पे हाथ धरे तो बैठा नहीं रहेगा, क्लियर है। आरसीएच को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो आरसीएच क्या करे, ठीक है, समझ में आई बात। आरसीएच ने फिर चलाए कुछ सेंसस प्रोग्राम, जनगणना करो यार, ठीक है, कितनी बढ़ रही है जनगणना करो। जनगणना करोगे तो पता चल जाएगा कितनी बढ़ी। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे इंडिया की तो बढ़ी रही है, तो उसके लिए प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमें आरसीएच ने क्या किया कि हमें पॉपुलेशन को ब्रिंग डाउन करना है, नीचे लाना है, ठीक है। और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमेशा मार्जिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती जा रही है, ओके। तो इसके लिए हमने प्रोग्राम चलाया। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज 2%। समझो बात को, अरे बहुत ही वो है, population growth rate was 2%, a rate at which our population could be increased rapidly। समझ में आई बात। ग्रोथ रेट क्या होता है, एक ऐसा रेट जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि आपकी एक साल में पर 1000 लोगों पे कितने लोग और ऐड हुए। मेरी बात समझ रहे हो। आपका ये बताता है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अगर आपको इसके लेक्चर बहुत अच्छे से लगाना है, मैंने बेहतरीन वाला पॉपुलेशन पढ़ाया लेक्चर, जाके देखो, बहुत बहुत शानदार लेक्चर है। सो व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पर ईयर 1000 व्यक्तियों पे कितने व्यक्ति ऐड हो रहे हैं, ये होती है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। आपके पर ईयर 1000 व्यक्ति पे 20 लोग ऐड होते हैं, और अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत कम है तो आप मूर्ख हो बेटा, क्योंकि 1.2 बिलियन में अगर प्रति 1000 व्यक्ति पे 20 लोग ऐड हो रहे हैं, जो कि अभी की ये 2011 की जनगणना है, नेक्स्ट एनसीईआरटी में 2021 की जनगणना भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमको क्या अलार्म कर रहा है, ठीक है, ये अलार्म कर रहा है कि हमको जो है चाहिए ग्रोथ रेट को डाउन करना। समझ में आ गई बात। और देखो
यहाँ पे समझो सच एज एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट, अच्छा अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो इससे क्या क्या घाटे हैं। तो आपको डेटा समझ में आया कि ग्रोथ रेट कितनी है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इंडिया की ग्रोथ रेट 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है बेटा जी, कितनी है बेटा जी, ये है 20 पर 1000, इसको परसेंटेज निकालोगे तो 2% आएगा पर ईयर। तो ग्रोथ रेट है आपकी 2% इंडिया की 2011 सेंसस के अनुसार। ये डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों को फूड शेल्टर नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है, और जिसकी वजह से लोग बेरोजगार रहेंगे तो फ्रस्ट्रेट रहेंगे तो और बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है बहुत सारे सीरियस मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अब हमको अगर पॉपुलेशन में कंट्रोल चाहिए तो मैं बताऊँ सबसे पहले क्या करूँ। देखो यार, वी कैन नॉट जो है बैन इन टू द सेक्शुअल प्रैक्टिसेस, राइट। ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो। पर हम जब इफ वी आर इन्वॉल्विंग इन सच टाइप ऑफ सेक्शुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है, वी आर डूइंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स, तो हम क्या करें कि जो है पॉपुलेशन बढ़े नहीं, बच्चे कम पैदा हो। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मैं आपने देखा कि आज रिवीजन का मेथड क्या है, मैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ जिससे सवाल आएगा, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अगर हम अप्लाई करेंगे बेटो जी तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। क्लियर है, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। यू वी कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इससे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे मीडियाज में, पोस्टर में, बिल्स में, हर जगह इसका एडवर्टाइजमेंट दिखा है, जिसमें एक जो हैप्पी फैमिली, देखो मुझे देखो एनसीईआरटी में वही लाइन टिक कर रही है, आप भी मेरे साथ टिक करते जाओ, पढ़ते जाओ। उसमें आपको दिखाई देता होगा कि एक हैप्पी फैमिली जिसमें 2 बच्चे हैं, एक स्लोगन भी बनाया गया है, हम 2 हमारे 2, वी 2 आर 2, ठीक है। और कई बार जहाँ पे जो लोग वर्किंग होते हैं, जो लोग शहरों में रहते हैं, वो वन चाइल्ड नॉर्म जो है वो भी अडॉप्ट करते हैं। मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। आई लव टू फॉलो द वन चाइल्ड नॉर्म। एक ही बच्चा होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए, उसी की परवरिश अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हमारी 18 और 21 शादी की एज है तो उसे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। 18 साल में लड़की की शादी कर दोगे तो 50 साल तक तो बच्चे 4-6 पैदा कर ही देगी ना। तो मैरिजेबल एज को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमेशा अगर जैसे हमको इंसेंटिव्स देने चाहिए, ठीक है। पहला क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। दूसरा क्या होना चाहिए, स्लोगन लिखो, अवेयर कराओ लोगों को। फिर क्या था, अर्बन लोगों में वन चाइल्ड नॉर्म वाला एप्लीकेशन करवाओ, चाहे एज को शादी की बढ़ा दो, इंसेंटिव दो कि अगर तुम 2 बच्चे पैदा करोगे तो तुमको नौकरी देंगे, ठीक है। दोगे तो वैसे ही 2 बच्चे पैदा करेंगे, ओके। सो दीज आर, अच्छा यहाँ पर लेटस, अच्छा ये समझ में आए। तो ये सब हम करेंगे तो शायद मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी तो कहने ही क्या, ठीक है, पॉसिबिलिटी का हम कुछ नहीं कह सकते, पर शायद हम एक अच्छे मतलब लोगों के अंदर ये भर सके कि भैया ज़्यादा बच्चे मत पैदा करो। इवन आपको पता है ये लाडली लक्ष्मी योजना, ये सब इसीलिए चलते कि फीमेल फीटस को मारो नहीं, लड़की होगी तो तुमको ये इंसेंटिव मिलेगा। आपको पता है कि जो सरकारी जितनी योजनाएं हैं वो उन्हीं लोगों पे अप्लाई होती है जिनके 2 बच्चे होते हैं, समझ में आई। जिनके 3 बच्चे हो गए ना, उनको कोई सरकारी जो है योजनाओं का भुगतान नहीं मिलता या उसको फ़ायदा नहीं मिलता। तो बच्चे 2 ही अच्छे बेटा। तो अगर तुमको कहीं भी फ़ायदा चाहिए तो 2 ही बच्चे करना तुम, ठीक। चलो, अब हम बच्चे नहीं चाहते हैं या हम अभी रेडी नहीं हैं, हमको बाद में बच्चे चाहिए हैं, हम थोड़ा फ्यूचर सेट करना चाहते हैं, तो हमको यूज करना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेजर्स। समझ में आई बात। अगर आपसे पूछा जाए कि बर्थ कंट्रोल का कौन सा मेथड इस्तेमाल आप करना चाहते हैं, आप कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, तो पूरे वर्ल्ड का सबसे फेवरेट मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। मतलब कि वो अवेयर जो है, ठीक है, पर सबसे ज़्यादा अवेयरनेस उनको इन्हीं चीज़ों के लिए आई है। तो वर्ल्ड में पॉपुलेशन कंट्रोल इस मेथड से सबसे ज़्यादा हुआ है। पर अगर हम कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। और बेटा जी, इस क्वालिटी से आपको सवाल आएगा, मेरी बात समझ रहे हो ना। इस क्वालिटी से आपको सवाल आना है, कोई नहीं रोक सकता। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। क्या उठते फिरते कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव बन जाता है, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ भी बन जाता है? तो आइए, ऐसा नहीं है। हर कॉन्ट्रासेप्टिव की एक अलग क्वालिटी, एक अलग नहीं, सबकी कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए। हर उस क्वालिटी को फुलफिल करेगा तभी वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, नहीं तो नहीं है, उसको रिजेक्ट करो, ठीक है। सबसे पहले ये होना चाहिए यूजर फ्रेंडली। ये याद रखिएगा बेटा जी, इससे सवाल आएगा, ठीक है। सबसे पहले एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए बेटा जी, यूजर फ्रेंडली।
ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगा लिया, हैवी ब्लीडिंग हो गई जो है तो लड़की मर गई, ठीक है। ऐसा जैसे कॉन्डम्स वॉन्डम्स यूज़ करते हैं तो इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, ऐसा ना हो कि इचिंग हो, बर्निंग हो, कोई डिजीज़ होने लगे, तो इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आज वी हैव टू डू द सेक्सुअल प्रैक्टिस और हम उसके लिए 15 किलोमीटर भागते जा रहे हैं, तो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। और आजकल आप देखते हैं कि हर जगह हमको अवेलेबिलिटी है, चाहे पान की दुकान हो, चाहे राशन की दुकान हो, चाहे आइसक्रीम की दुकान हो, हर जगह हमको कुछ ना कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इज द कॉन्डम्स, जो हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है। और इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इसको यूज़ किया उसके बाद भी बच्चे हो रहे हैं, तो इट शुड बी इफेक्टिव एंड इट शुड बी रिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब समझते हैं, रिवर्सिबल सर्जरी वाले को छोड़ दो, बाकी सारे रिवर्सिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार यूज़ कर लिया तो जीवन में कभी बच्चे ही पैदा ना हो, रिवर्सिबल होना चाहिए। तो क्या क्या पहला क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, और उसका नो या लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको कोई बीमारी हो, ऐसा ना हो कि यूट्रस खराब हो जाए, ऐसा ना हो कि ओवरी खराब हो जाए, ऐसा ना हो कि कभी प्रेगनेंसी ना हो, तो उसका नो, देखो साइड इफेक्ट ऐसा तो है नहीं, इट इज़ नॉट द आइडियल मेथड बेटा जी, समझ रहे हो। कॉन्डम्स को और सर्जिकल मेथड को छोड़कर बाकी जितने भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो उसमें आप कोई केमिकल इंजेक्ट कर रहे हो बॉडी में, और ऑब्वियसली केमिकल क्या है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बेटा, ठीक है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अगर आप यूज़ करोगे तो सीधी सी बात है कि आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होंगे, इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होंगे, पर लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो इसकी क्या 5 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये एक बार फिर से रिवाइज कर लें। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या मतलब क्वालिटीज़ होनी चाहिए, पहला यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, दूसरा इजीली अवेलेबल होना चाहिए, तीसरा इफेक्टिव होना चाहिए, चौथा रिवर्सिबल होना चाहिए, और पांचवा कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिबल, नो साइड इफेक्ट एंड रिवर्सिबल, ये होना चाहिए आपके 5 क्वालिटीज जो हर कॉन्ट्रासेप्टिव को फुलफिल करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर वो कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, ओके। उसके बाद एक और चीज जो होनी चाहिए, जो छठवां होना चाहिए, कि नो इंटरफेयर, यहां पर एक छठवां नंबर पॉइंट है, नो इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। ये छठवां पॉइंट है कि भैया ऐसा नहीं हो कि इसके यूज करने के बाद सेक्सुअल डिजायर जो होती हैं फीमेल की वो कम ज़्यादा हो, इंटरफेरेंस हो, उसमें अजीब लगे उनको, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, जो है सही तरीके से प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। The wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following categories। हमारे पास बहुत सारे टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जैसे कि डिवाइसेस, जैसे कि इंजेक्टेबल, जैसे कि पिल्स, जैसे कि सर्जरी, बहुत सारे, ठीक है। तो सबसे पहले होते हैं बैरियर मेथड, नहीं, सबसे पहले होती है नेचुरल मेथड, ठीक है। ये नंबर 1 पर यहाँ पे लिख दूँ क्या, सबसे पहले है नेचुरल मेथड, ठीक है। यहाँ पर बेटा जी सबसे पहले क्या है, नेचुरल मेथड, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा जी, बैरियर मेथड, दूसरा क्या है, बैरियर मेथड। तीसरा क्या है, आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, तीसरा। चौथा क्या है, ओरल पिल्स कह दूं, ठीक है। पांचवा क्या है, इंजेक्टेबल्स, ठीक है। और छठवा क्या है, इम्प्लांट्स, ठीक है बेटा जी। और सातवां क्या है, सर्जिकल, ठीक है। सातवां क्या है, सर्जिकल। तो आपको ये सातों मेथड के बारे में आज की कक्षा में डील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी नेचुरल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड या पीरियोडिक एब्स्टेंस भी इसको कहते हैं। चलिए शुरू कर लें यहाँ से। आई होप कि कोई परेशानी नहीं होगी। आसान चैप्टर है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर से आपको एक एक सवाल बनेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड हम लोगों ने क्या शुरू किया है बेटा जी, सबसे पहला मेथड क्या है हमारा, बोलिए। सबसे पहला मेथड मैडम है नेचुरल मेथड। इसमें आपको ना कोई इंजेक्टेबल लेना है, ना कोई इम्प्लांट लेना है, ना कोई दवाई लेनी है, ना कोई केमिकल लेना है, ना कोई इंजेक्शन लगाना है, कुछ नहीं करना है। इसमें आपकी अकल का बहुत बड़ा रोल है। समझ में आ गई बात। नेचुरल मेथड का मतलब ही होता है कि आपकी अकल कितनी चलती है। आपकी अकल ऐसे तो नहीं कि भैंस चरा रही है, ठीक है। सो आपकी अकल का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इसमें हमको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज पीरियड, ठीक है, समझ में आई बात। इसमें जो कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है, आइए देखते हैं। इसके अंदर आता है सबसे पहले पीरियोडिक एब्स्टेंस, ठीक है। पीरियोडिक एब्स्टेंस क्या होता है वो ध्यान से सुनो, ठीक है। हमेशा ये याद रखो कि कपल्स को कॉइटस मतलब इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए
आपके 10 से 17 दिन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन द ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। यहाँ पे समझना क्या बोल रही हूँ मैं। सपोज दैट कि आइडियली वी हैव 28 डेज का साइकिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट दिस, ठीक है। अगर मेरे पास 28 दिन का साइकिल है और मैं ये मान रही हूँ कि 14वें दिन इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन, क्लियर है ये बात। 14वें दिन क्या है बेटा जी, डे ऑफ ओव्यूलेशन है। यहाँ पर आपका जो ओवरी है वो फाड़ कर ओवा को फैलोपियन ट्यूब को दे रही है। तो याद रखिएगा कि कम से कम इधर 5 दिन इधर, ठीक है, ओके, और कम से कम 5 दिन इधर छोड़ दीजिए, ठीक है। समझिए 5 दिन जब इधर छोड़ेंगे तो ये आएगा 10वें दिन पर, और 5 दिन जब इधर छोड़ेंगे तो ये आएगा करीब 16वें या 17वें दिन पर। मेरी बात समझे। डे ऑफ ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले से और डे ऑफ ओव्यूलेशन के 5 दिन के बाद तक आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, कोई भगवान नहीं है आपकी बॉडी की 14वें दिन ही आपका ओव्यूलेशन हो सकता है 13वें दिन हो गया, हो सकता है 12वें दिन हो गया, हो सकता है 10वें दिन हो गया, हो सकता है 16वें दिन हुआ, हो सकता है 15वें दिन हुआ हो। तो आप कोई भगवान नहीं है, इसलिए जो है चांस नहीं लेना है। तो डे ऑफ ओव्यूलेशन के 5 दिन आगे और डे ऑफ ओव्यूलेशन के 5 दिन पीछे या 6-6 दिन का गैप ले लो तो और बेटर है। तो आप जो है रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपको नहीं पता। ये तो मैंने एक आइडियल कंडीशन बताई कि 14वें दिन होगा डे ऑफ ओव्यूलेशन, पर जरूरी नहीं है, आपका पहले भी हो सकता है और बाद भी हो सकता है। क्लियर मेरे बच्चा लोग, ठीक है। और जब भी हमको डे ऑफ ओव्यूलेशन काउंट करना है तो आप कैसे काउंट करेंगे मैं आपको बताऊं। आप हमेशा पीछे से काउंट करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, पीछे से काउंट करते हैं। समझ में आ रही बात। जिस दिन आपको पहले दिन पीरियड का शुरू हुआ उसके पीछे से शुरू करिए और 14 दिन काउंट करिए। समझ में आई बात। सपोज दैट कि आपको 10 फरवरी को या 14 फरवरी को आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ था, ठीक है। 14 फरवरी को अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ था, ठीक है, तो पीछे से काउंट करो और 14 दिन काउंट करो कि किस दिन आपका डे ऑफ ओव्यूलेशन आएगा। ये मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। तो डे ऑफ ओव्यूलेशन एक हमारा फिक्स पीरियड नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि मान लो कि हमारा 10 फरवरी को ओव्यूलेशन अंदाजन हुआ था, तो 10 से 16 तक आपको नहीं करना है कोई इंटरकोर्स, और 10 से कम 2 फरवरी से 10 फरवरी तक नहीं करना है। इट इज लक बाई चांस की हो सकता है ओव्यूलेशन पहले या बाद में हो गया और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो प्रेगनेंसी आ जाएगी। इट इज कॉल्ड एज नेचुरल एब्स्टेंस, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम इस पीरियड को फर्टाइल पीरियड कहते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट। देयरफॉर बाय द एब्स्टैंडिंग क्वाइटस, ठीक है, देयरफॉर मैं इसको लिख रहने देना चाहती हूँ, ठीक है। देयरफॉर बाय एब्स्टैंडिंग फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। कंसेप्शन और कॉन्ट्रासेप्शन में क्या अंतर होता है। कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी होना और कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी नहीं होना। तो अगर हम ये मेथड अप्लाई करते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होने के चांस है। देखो बेटा, सर्जिकल मेथड को छोड़कर पूरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में ऐसा कोई मेथड नहीं जो 100% एश्योरिटी देता हो, ठीक है। कई बार कॉन्डम्स यूज़ करने के बावजूद प्रेगनेंसी हो जाती है, तो नथिंग इज़ 100% जो है वो, पर फिर भी यूज़ करने से कम 90% तो आपको वो मिलती ही है, ठीक। नेक्स्ट होता है विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्शन। जब भी हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और मेल को लगता है कि उसका इजैकुलेशन होने वाला है, तो उसको तुरंत अपना मेल पेनिस को एक्सर्ट आउट कर लेना चाहिए बाहर निकाल लेना चाहिए ताकि इजैकुलेशन बाहर हो सके। दैट्स इट, ठीक है। ये इसका मतलब होता है क्वाइटस इंटरप्शन, ठीक है। अब मैं इसका डिटेल नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, आप समझ गए। एक और होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब ये होता है कि जब तक बच्चा दूध पी रहा होता है माँ का, तब तक उसके शरीर से एक हार्मोन निकलता रहता है जिसे कहते हैं प्रोलैक्टिन। समझ रहे हो बात को। जब तक बच्चा माँ का दूध पीता रहता है उसके बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता रहता है प्रोलैक्टिन, और जब तक प्रोलैक्टिन निकलता रहेगा तब तक FSH नहीं बन सकता, ठीक है। FSH नहीं बनता जिससे नए फॉलिकल्स डेवलप नहीं हो पाते बेटा जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हम ये मानते हैं कि जब तक फीमेल के शरीर में प्रोलैक्टिन निकलता रहेगा तब तक उसको प्रेगनेंसी नहीं होगी। पर बेटा जी ये भी तो रिस्की है ना, क्योंकि फीमेल को थोड़ी पता है कि उसका प्रोलैक्टिन कब तक निकल रहा है। हाँ, उसको इंडिकेशन है कि जब तक उसको इंटेंस लैक्टेशन होता रहेगा, ठीक है, पार्चुरेशन के बाद, जब तक कि उसका जो है बहुत ज़्यादा मिल्क सिक्रेशन होता रहेगा, बच्चा दूध पीता रहेगा, तब तक नहीं होता है प्रोलैक्टिन जो है निकलता रहता है, FSH नहीं निकलता रहता। पर ये भी अंदाजा है कि अभी मुझे इंटेंस लैक्टेशन हो रहा है तो FSH नहीं निकल रहा होगा, बट इट जस्ट लक बाय चांस FSH निकल गया तो प्रेगनेंसी हो गई तो, ठीक है। देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड
द चाइल्ड फुल्ली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील, ठीक है, जब तक माँ का दूध पीता रहेगा, अच्छा नील दिया हुआ इसलिए याद रखना है, ठीक है, ऑलमोस्ट नील, जब तक बहुत छोटा बच्चा जब तक कंटिन्यूसली माँ का दूध पीता रहेगा तब तक प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, थोड़ा भी रोक देगा ना प्रोलैक्टिन निकलना बंद हो जाएगा, FSH निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे देखो अगली लाइन लिखी हुई है, हाउएवर दिस मेथड कब तक हो सकता है, सिर्फ फॉर 6 months ऑफ पार्चुरेशन, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि कौन से में चांसेस नील होते हैं, इस वाले में लैक्टेशनल, एमेनोरिया। लैक्टेशनल का मतलब, एमेनोरिया का मतलब नो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। लैक्टेशनल का मतलब क्या होता है, लैक्टेशनल का मतलब होता है दूध पिलाने वाली माँ, लैक्टेशन होना, ठीक है, उस माँ मतलब लैक्टेशन होना। अच्छा, ये मेथड सिर्फ कब तक फीजिबल है बेटा, 6 महीने तक। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी, डिलीवरी के 6 महीने बाद तक, ये भी मैं बोल रही हूँ रिस्क बाय चांस है, ओके, 6 महीने तक। एज नो मेडिसिन और डिवाइस आर, इस मेथड में कोई भी मेडिसिन यूज नहीं की जा सकती, ठीक है। साइड इफेक्ट्स इसके नील होते हैं पर चांसेस ऑफ फेलियर इसके ज्यादा है, ये याद रखिएगा, इसके चांसेस ऑफ फेलियर ज्यादा है, क्योंकि माँ को थोड़ी पता है कि कब प्रोलैक्टिन बंद हुआ कब ज्यादा हुआ, तो लक बाय चांस है, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट अगला मेथड हम शुरू कर रहे हैं विच इज द बैरियर मेथड। चलिए देखते हैं बैरियर मेथड क्या होता है। बैरियर मेथड का मतलब होता है हमको कुछ चीज लगानी है, समझ गए। पहला क्या हमने सीखा, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में हमने 3 मेथड सीखे हैं। पहला कौन सा मेथड सीखा है बच्चों जी, पहला मेथड हम लोगों ने सीखा है आपका पीरियोडिक एब्सटेंस। डे ऑफ ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले इंटरकोर्स नहीं करना, 5 से 7 दिन, और 5 से 7 दिन बाद नहीं, 5-5 दिन ले लो, ठीक है, तो नहीं होगा आपका, क्योंकि ये फर्टाइल पीरियड होता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि कभी भी ओवा फेलोपियन ट्यूब में आ सकता है। दूसरा होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, पार्चुरेशन के 6 महीने बाद तक प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि आपका FSH नहीं निकल पा रहा है, पर इसके फेलियर होने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्विक विड्रॉल या कॉइटस इंटरप्शन। जब इजैकुलेशन होने वाला हो तो तुरंत मेल पेनिस को विड्रॉल कर लेना चाहिए ताकि इजैकुलेशन बाहर हो सके। नेक्स्ट मेथड इज बैरियर। आइए देखते हैं तो बच्चों, अब हम लोग बात कर रहे हैं बैरियर मेथड के बारे में। बैरियर का मतलब है कि कुछ रास्ता जो है वो बीच रास्ते में कुछ चीज फंसा देना ताकि स्पर्म ऊपर नहीं जा पाए। सो दिस इज द बैरियर मेथड, ठीक है। अब बैरियर मेथड में हमको कौन कौन से, देखो इसका डिटेल क्लासिफिकेशन मैंने अपने मेन लेक्चर्स में पढ़ा रखा बेटा। आज हमको एनसीईआरटी हाइलाइट्स पढ़ना है ताकि हम कम समय में बहुत सारी चीजें कवर कर सके और एक बार आपके एनसीईआरटी को फुल्ली रिवाइज कर सके। बैरियर मेथड में सबसे पहली चीज जो है वो हमको पढ़ना है वो है कॉन्डम्स, जो कि बने होते हैं लेटेक्स रबर शीट के। निरोध इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड ऑफ द कॉन्डम, जो कि फ्रीली जो है गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है हॉस्पिटल्स में, ठीक है। ये फीमेल जो मेल होता है, मेल कॉन्डम होता है उसको मेल पेनिस में पहना जाता है, और जो फीमेल होता है वो सर्विक्स और वेजाइना एरिया में लगाया जाता है। दोनों जो कॉन्डम होते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, उनको आप यूज करके फेंक सकते हैं, इसको दोबारा यूज नहीं किया जाना चाहिए। इट इज मेड अप ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसको जस्ट बिफोर द क्वाइटस पहनना चाहिए, उसके बाद रिमूव करके फेंक देना चाहिए, ठीक है। ओके, ये प्रिवेंट करता है। इंडिया का सबसे पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्डम्स ही होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। निरोध ब्रांड पता होना चाहिए, ओके। और इससे आप बहुत सारे STD बीमारियों को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि HIV, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, ठीक है, और इसमें किसी भी डॉक्टर की, किसी भी असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती, आप प्राइवेसी में इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा जो आपको, ये क्लियर हुआ आपको, ये क्लियर हुआ, निरोध ब्रांड होता है, डिस्पोजेबल होता है, लेटेक्स शीट्स का बना होता है, प्राइवेसी में यूज कर सकते हैं आपको। मेल पेनिस में इन द मेल एंड द सर्विक्स एंड विजाइना में फीमेल में ये इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, नाउ आगे बात करते हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स के बारे में। ये भी एक प्रकार के क्या है आपके, ये भी क्या है आपके बैरियर मेथड है, ठीक है। इनको आप जो है सर्विक्स के अराउंड कवर करने में लगाते हैं। इनके अलग अलग शेप्स होते हैं, अगर आप इनका शेप देखना चाहते हैं तो आप मेरे मेन लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं कि क्या करते हैं। पर इनको लगाने से पहले देखो, मैं पूरा आपको एनसीईआरटी की रीड में एक लाइन आपको समझा दे रही हूँ क्या है, ठीक है। पर इनको जब आप इंसर्ट कर रहे हो बच्चों जी, तो आपको स्पर्मिसाइडल क्रीम्स लगा के इंसर्ट करना चाहिए, ताकि देखो एक तो फसाद हो गए सर्विक्स वाले एरिया में, तो वैसे ही स्पर्म ऊपर नहीं जा पाएगा, पर कुछ स्पर्म जो है ज्यादा स्टाइल मारे और ऐसे मटक मटक के अंदर घुस गए तो स्पर्मिसाइडल क्रीम लगा के इंसर्ट करो, तो स्पर्मिसाइडल क्रीम, साइडल मतलब मार देगी स्पर्म्स को, क्लियर। तो इसको हम ड्यूरिंग द क्वाइटस लगाते हैं, ठीक है। इसको भी आप, पर ये रीयूजेबल होते हैं, आप इसको रीयूज कर सकते हैं धो धा के, ठीक है। दे प्रिवेंट द कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, से ऊपर नहीं जाने देते। ये रीयूजेबल होते हैं, बताया मैंने आपको, ये रीयूजेबल होते हैं बच्चों जी। और इसे स्पर्मिसाइडल क्रीम्स या जेलीज के साथ जो है लगाया जाए, ताकि स्पर्म जो है, ताकि इसकी जो कंसेप्शन कॉन्ट्रासेप्टिव इफिकेसी बढ़ी जा सके। वैसे भी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, पर क्रीम्स लगा लोगे, जेलीज लगा लोगे तो मर भी जाएंगे स्पर्म, गलती से भी नहीं जा पाएगा। डन।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है तो ये हुआ अपना क्या बेटा बैरियर, बैरियर में क्या पड़ा मेल फीमेल कॉन्डम और क्या पड़ा डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स, क्लियर। नेक्स्ट है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में अलग अलग टाइप की होती, कुछ मेडिकेटेड होती, कुछ नॉन मेडिकेटेड होती है, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, ये डॉक्टर्स चाहिए होते हैं इसके लिए। आपको ये पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आपको डॉक्टर चाहिए होते हैं, तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में आपको डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को जो है थ्रू यूट्रस में फंसाया जाता है, यूटेराइन का मतलब ये होता है, ठीक है, यूट्रस में फंसाया जाता है, वजाइना से लेके जाया जाता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो होती हैं ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में लिप्स लूप ऐसा होता है, ये लिप्स लूप, और लिप्स लूप को यूट्रस में जाके फंसा दिया जाता है, ये पूरा एरिया कवर कर लेता है ताकि स्पर्म ऊपर ना जा सके, ठीक है। तो पहला हुआ नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, लिप्स लूप, फिर दूसरा मैंने क्या बताया आपको, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में आपको बेस्ट एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। बेटा जी ये नाम आपको ना बिल्कुल याद होने चाहिए। नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग में आयोडीज, कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड 375, ये आपको याद होने चाहिए एज इट इज नाम। ये क्या करते हैं, ये कॉपर को, जैसे कॉपर टी, देखो देखो ये कॉपर टी का है, ये धागा आपको झूलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये टी शेप का यूट्रस में जाके फंस जाता है और नीचे से ये वजाइना से धागा बाहर आता है। धागा क्यों बाहर आता है ये आप समझ लो, धागा इसलिए बाहर आता है ताकि फीमेल को हमेशा वो धागा फील होता रहे, ऐसा ना हो कि धागे का मतलब ये है कि अभी सही जगह पे आपका जो है कॉपर टी लगा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि यूट्रस में घुस जाता है, मतलब इंसर्ट हो जाता है, अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ये धागा जो है ये बताता है कि आपका जो कॉपर टी लगा है वो सही पोजीशन पे है। क्लियर है बच्चों जी। सो कॉपर क्या करता है, कॉपर जो है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये कॉपर रिलीज करते हैं, जिससे स्पर्म की मोटिलिटी स्लो हो जाती है और स्पर्म पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर आयोडीज होते हैं हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज, जैसे कि प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। बेटा जी नाम आपको याद होने चाहिए, मैं बार बार कह रही हूँ। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, हार्मोनल रिलीज, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। क्लियर। उसके बाद आईयूडी जो होते हैं ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, ठीक है। ये क्या करते हैं, फैगोसाइट जो लिप्स लूप वगैरह लगाते हैं ना, खा लेते हैं, तू भी आ, मैं तक ऊपर जाने नहीं दूंगा, तो फैगोसाइट कर लेते हैं स्पर्म को। कॉपर आयन जो है ये रिलीज कर देते हैं स्पर्म मोटिलिटी को, मैंने आपको बताया, जिससे स्पर्म जो है जल्दी समय पर पहुंच नहीं पाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करते हैं, ये देखो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करते हैं, बेसिकली जैसा कि आप लोगों ने सहेली में भी पढ़ा कि ये यूट्रल लाइन को तैयार ही नहीं होने देते कि इम्प्लांटेशन हो पाए, समझ में आई बात। और यूट्रस लाइनिंग को या सर्विक्स को ऐसा बना देते हैं कि स्पर्म जो है वो आ ही ना पाए ऊपर। क्लियर। सो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉपर रिलीजिंग आयोडी क्या करते हैं, कॉपर रिलीज करते हैं जिससे स्पर्म की मोटिलिटी स्लो हो जाती है, स्पर्म फैगोसाइट करते हैं लिप्स लूप वगैरह। उसके बाद आयोडीज जो हार्मोन रिलीज करने वाली वो क्या करती है, यूट्रस को अनसुटेबल बनाती है ताकि इम्प्लांटेशन नहीं हो सके, और सर्विक्स में कुछ ऐसे सिक्रीशन करने लग जाती है जिससे स्पर्म वहीं पे मर जाए, आ ही ना पाए, ठीक है। आयोडीज जो होते हैं ये देखो, मेल्स के लिए सबसे आइडियल आयोडी है कॉन्डम, और आपका फीमेल के लिए सबसे ज़्यादा आइडियल आयोडी है आपका इस आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है आयोडी। सो फीमेल्स के लिए बच्चों जी आयोडी और मेल्स के लिए कॉन्डम्स होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। ये आयोडीज लोग कब लगवाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आयोडीज फीमेल तब लगाती हैं जब उनको एक से दूसरे बच्चे में गैप चाहिए होता है, मेरी बात समझ रहे हो। जब एक से दूसरे बच्चे में गैप चाहिए होता है तो जनरली वो आयोडीज लगवा लेती हैं और आराम से बैठी रहती हैं, ठीक है। जब उनको 1 से 5 साल का गैप चाहिए तो फिर निकलवा देती हैं, फिर बच्चे पैदा कर लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पर इसके लिए आपको नर्स डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अपने घर पर नहीं कर सकते, ओके। नाउ उसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। मतलब आपको पिल्स लेनी पड़ेगी, जैसे आई पिल आता है ना, ये सब जो एड्स आते हैं, इसमें क्या होता है, इट इज नथिंग बच्चों जी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स, राइट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन, दैट्स इट, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें स्मॉल डोजेस ऑफ प्रोजेस्ट्रोजेंस दिए जाते हैं। प्रोजेस्ट्रोजेंस नथिंग, इट इज द प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। फीमेल्स को इसका यूज किया जाता है। पिल्स के थोड़े साइड इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। और पिल्स जो होती हैं इसको हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे हम आईयूडीज को करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। इन्हें हम कॉमनली पिल्स कहते हैं। या तो पिल्स जो होती है, या तो आपने कंसेप्शन कर लिया है उसके 48 घंटे तक लेना है, या तो आपको डेली 21 डेज तक लेना है, ठीक है। बस फर्स्ट 5 डेज आपको मतलब जितना आपको मेंस्ट्रुएशन डे है 7 दिन का, उसको छोड़कर फिर हर दिन आपको लेनी है, ठीक है। ये डेली पिल्स हो सकती हैं, ओके।
उसके बाद वीकली पिल्स भी हो सकती हैं, उसके बाद आपकी जिस दिन क्वाइटस हुआ उसके 48 घंटे तक भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ था यार अपन, कहाँ था, ओके। पिल्स कहते हैं, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर द पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन जब तक हो रहा है, उसके बाद इट हैज टू बी रिपीटेड एट द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। 7 दिन छोड़ दो, उसके बाद फिर से लेना शुरू करो जब तक आपको बच्चा नहीं चाहिए। ये क्या करते हैं, बेसिकली ये करते हैं इम्प्लांटेशन और इनिबिट कर देते हैं ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन को। डन है बच्चों? सो ये क्या करते हैं, ओव्यूलेशन ही नहीं होने देते, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आपके यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए कभी भी रेडी ही नहीं होने देते। क्लियर है? ठीक है। साथ में ये जो सर्विक्स होता है उसमें बहुत सारा म्यूकस निकालते हैं जिससे स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती। क्लियर है? सो ये 3 काम करती हैं पिल्स। यूट्रस को तैयार नहीं होने देती इम्प्लांटेशन के लिए बच्चों जी, ओव्यूलेशन नहीं होने देती बच्चों जी, और आपके सर्विक्स में इतना म्यूकस निकलवाती हैं कि म्यूकस प्लग टाइप का बन जाएगा, स्पर्म आ ही नहीं पाएगा। ठीक है। पिल्स जो होती हैं वो लेसर साइड इफेक्ट है, और पर बाकी सारे मेथड्स इसके थोड़े ज़्यादा हैं, पर वैसे कहा जाए तो एक आपको पता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव अगर मेथड इस्तेमाल करें तो उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेसर या कम होने चाहिए। और फीमेल्स के लिए, फीमेल्स में ये बड़ा ही पॉपुलर है। सहेली मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड हो चुका है कॉन्ट्रासेप्टिव का, ये नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होता है। वंस वीकली पिल, बेटा ये सवाल आएगा, याद रखना, CDRI लखनऊ ने इसको बनाया था, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है। ठीक है। ये यूट्रस में ईस्ट्रोजन को एक्ट नहीं होने देती है। ठीक है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, यूटेराइन लाइनिंग को तैयार करता है। मेरी बात ध्यान समझना, जो आपका ईस्ट्रोजन होता है वो यूटेराइन लाइनिंग को तैयार करता है। किस चीज़ के लिए पता है? आपका इम्प्लांटेशन के लिए, राइट। तो ये ईस्ट्रोजन को आने नहीं देती है पिल। ठीक है। कुछ केमिकल निकालती है और उस केमिकल से ईस्ट्रोजन बाइंड होता है, तो अंदर यूट्रस पे आ ही नहीं पाता, तो इम्प्लांटेशन के लिए तैयारी नहीं हो पाती। क्लियर? नाउ अब हम लोग बात करते हैं किसकी, इम्प्लांट्स की। नाउ देखो, पिल्स और इम्प्लांट्स में इतना अंतर होता है कि पिल्स को मुंह से खाते हैं, इम्प्लांट्स को हम लगवा लेते हैं, इंजेक्ट करवा लेते हैं। ठीक है। ओके। तो इंजेक्शन जो है इसमें भी हम लोग ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है। इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन लगता है। कहाँ लगता है? स्किन लगता है। और बिल्कुल सिमिलर एक्शन होता है पिल्स का, सेम। सर्वाइकल एरिया में क्या करता है, वो प्लग बना देता है म्यूकस का, यूट्रस को तैयार नहीं होने देता, ओव्यूलेशन को रोक देता है। क्लियर? नाउ इनका इफेक्टिव पीरियड पर पिल्स से ज्यादा होता है। इनको एक बार लगवा लो, धीरे धीरे हार्मोन रिलीज करते जाएंगे। पिल्स को तो आपको रोज लेना पड़ेगा। ओके। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईओडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ द क्वाइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। ठीक है। अगर आप इसको क्वाइटस मतलब इंटरकोर्स इजैकुलेशन हो गया है फीमेल बॉडी के अंदर, उसके 72 घंटे तक लगाया जाए, ठीक है, मतलब कि आप समझो कि ये वाले इम्प्लांट्स 72 घंटे तक लगाए जाएं तो ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। ठीक है। और इससे हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड हुआ है, तो उसे हम रोक सकते हैं। ठीक है। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट एंड इरिवर्सिबल मेथड ऑफ आयोड कॉन्ट्रासेप्शन इज द सर्जिकल मेथड। इसे हम स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। क्लियर? सो एक बार रिवाइज कर लें कि हमने कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़े। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में मैंने आपको 3 पढ़ाए। कौन कौन से पढ़ाए बच्चों जी? पहला पढ़ाया आपका पीरियोडिक एब्स्टेंस। ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया क्विक विड्रॉल, फिर मैंने आपको पढ़ाया लैक्टेशनल एमेनोरिया। डन है बेटा जी? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हम लोगों ने पढ़ा कॉन्डम्स, मेल एंड फीमेल, और हमने पढ़ा डायफ्राम, वॉल्ट्स और कैप्स। ठीक है बेटा जी। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? आईओडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में हम लोगों ने पढ़े नॉन मेडिकेटेड लिप स्लोप और कॉपर रिलीजिंग, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ठीक है। उसके बाद हमने हार्मोन रिलीजिंग पढ़े, LNG-20, स्टेन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इम्प्लांट्स पढ़ा, राइट? इम्प्लांट्स। ओके। ओरल पिल्स पढ़े। ओरल पिल्स में मैंने आपको सहेली का एग्जाम्पल बताया। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इंजेक्टेबल्स पढ़े। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड मतलब ये है कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई एक ऐसा पार्ट काट दिया जाए जहाँ से स्पर्म एंड ओवा मूव कर रहा था। इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा जो है आपकी महत्वता होनी चाहिए, मतलब बहुत स्पेशलाइजेशन होना चाहिए और बहुत ही सेफ मैनर में करा जाना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वैसेक्टोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी बोल रही हूँ। ठीक है। ठीक है, वो भी ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी, उफ्रेक्टोमी, या आपका उफ्रेक्टोमी, ना उफ्रेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है। सो वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। डन है बेटा जी? अब ध्यान से देखो, वैसेक्टोमी में क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, ये वैसा डिफरेंशिया जहाँ से स्पर्म ऐसे करके मूव कर रहा है। ठीक है।
स्पर्म ऐसे करके मूव कर रहा है, डन है बेटा जी। अब स्पर्म यहाँ से यहाँ आ सकता है तो यहीं से काट के टाई कर दो, ये रिवर्सिबल होता है कई बार, ओके। यहाँ पर क्या है आपकी ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब काटना है आपको, यहाँ से ओवा मूव हो रहा है तो यहाँ से काट के अलग कर दो, ठीक है। तो यहाँ से ओवा नहीं मूव कर पाएगा, क्लियर, ठीक है। इट इज़ अ सर्जिकल, दैट्स इट, ठीक है, ओके। दिस टेक्निक जो होती है सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एफिकेट्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेबल है, जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है वो यही है, हाईली इफेक्टिव, ठीक है। बट द रिवर्सिबिलिटी इज प्योर, याद रखिएगा कि इसको आप रिवर्सिबल नहीं कर सकते, समझ में आई बात, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। पर स्टेरिलाइजेशन या सर्जिकल मेथड करने के लिए यूं ही नहीं कर सकते, आपको एक बहुत अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, ठीक है, और कुछ ही सेंटर्स पे होता है, अपने मन से कुछ भी नहीं करवा सकते, ओके, ठीक है। नाउ कहाँ पे थे अपन, ठीक है। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट इज अफोर्डेबल ओनली फॉर अ लिमिटेड पीपल, ठीक है। अरे कहाँ पर पहुँच गए यार अपन तो यहाँ पे पहुँच गए, वही मैं सोच रही हूँ कि कहाँ पे पहुँच गए, रुको 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 रुको, अपन कहाँ पे थे बच्चों जी, ओके। ये कंप्लीट हो गया आपका ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी, आपको समझ में आया। एक बार पढ़ लेते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड एज वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी इन द फीमेल, डन है बेटा जी। वैसेक्टोमी इज द in vasectomy a small part of vasa differentia is removed and tied up through the small incision, सेम चीज इसमें भी की जाती है, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी पुअर है। नाउ अब हमेशा ये याद रखो कि जब भी हमें कुछ भी कंट्रासेप्शन लेना है तो हमें स्पेशल कंसल्टेंसी के उसमें लेना चाहिए, अंडरटेकन होने चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी लेना शुरू कर सके, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसको रेगुलरली यूज़ करें कि अब हमें 50 साल तक बच्चा नहीं चाहिए तो हम जो है तो यूज़ करते जा रहे, नहीं, इट इज़ नॉट द रेगुलर मेथड्स, इसको जब आपको ज़रूरत हो तभी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेन अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में इंटरफेयर करने लगते हैं, ठीक है, ओके। और one is forced to use these method either to prevent pregnancy or delay the space pregnancy due to the personal reason, ठीक है। इन्हें तब यूज़ करिए जब आपको प्रेगनेंसी, इंटरकोर्स हो गया, इजैकुलेशन हो गया, अब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, या तो बच्चे के बीच में गैप चाहिए, नो डाउट दीज मेथड्स हैव सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली चेक रखता है कि भैया पॉपुलेशन ग्रोथ ना हो, पर इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये याद रखिएगा, नोजिया, ठीक है, घबराहट लगेगी, हो सकता है कि आप पिल ले रहे हैं और आपको घबराहट लग रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, और ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गई है, इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, पर इट इज़ मतलब देखना चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा ये कॉमन नहीं है ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, पर फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए, ठीक है बेटा जी। चलिए, क्लियर हो गया कि हमें कौन कौन से जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इस्तेमाल करने चाहिए, क्लियर है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इसको वाइडली स्प्रेड एक नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए, जब ज़रूरत हो तब यूज़ करो। नाउ अब हम लोग शुरू कर रहे हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम एबॉर्शन भी कहते हैं, क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये कुछ नहीं है, इट इज़ द वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डेफिनेशन आपको याद रखना है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी इसको हम कहते हैं, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन करा रहे हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार, इच्छा से अपने बच्चे को गिरा रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, हर कोई इसलिए नहीं करता कि उसको लड़की नहीं चाहिए थी, लड़का चाहिए था, बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीज़न होते हैं बच्चों, कई बार ऐसा हो जाता, मजबूरी हो जाती कराना, तो क्या करेगा, तो इट इज़ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। नियरली 45 से 50 मिलियन MTPs जो होती हैं पूरे वर्ल्ड में हर साल परफॉर्म की जाती है, बहुत ज़्यादा नंबर है ये, ठीक है, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड विच अकाउंट 1/5 ऑफ द, मतलब अगर 1/5, ठीक है, अगर 5 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें एक बच्चा अबॉर्ट किया जा रहा है, क्लियर, समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। वैसे तो MTP जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एबॉर्शन है, इट इज़ नॉट लीगल, ठीक है, ये लीगल नहीं है, पर फिर भी कई बार मजबूरी ऐसी हो जाती है कि बच्चे को अबॉर्ट करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, ओके। टू एक्सेप्ट और लीगलाइज MTP or not is being debated upon many countries due to the emotional, MTPs को लीगलाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत, भाई बच्चा है, उस बच्चे को अबॉर्ट करना, इट इज़ इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन, ब्रेक थ्रू होता है, ठीक है।
एथिकली इट इज़ रॉन्ग, आपके अंदर कोई गर्व पल रहा है उसे मारना एथिकली सही नहीं है। रिलीजियसली अगर जैसे कि बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं हमारे पास, हमारे यहाँ, जिनमें हम बहुत सारे बच्चे, इवन हम नसबंदी नहीं कराते, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी नहीं कराते, तो ये कराना तो मतलब पाप ही है, ओके। एंड सोशल इश्यूज़ भी होते हैं जो कि इवॉल्व होते हैं, इसलिए हमें जो है एमटीपी को हम लीगलाइज नहीं कर पाए। पर इंडिया में एमटीपी को लीगलाइज किया था इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन। एबॉर्शंस को हम 1971 में लीगलाइज किए हैं विद सम स्ट्रिक्ट एक्शन, ठीक है, ताकि लोग इसका मिसयूज ना कर सके, ठीक है। और हमेशा ये मेथड में हमें ये चेक रखना है कि कहीं फीमेल फीटिसाइड तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि अबॉर्शन में हम फीमेल बच्चे को मारने के लिए करवा रहे हैं, ओके। और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुआ है, इसलिए इस पर चेक रखना ज़रूरी है। अब ये है कि क्यों एमटीपी कराना है, ठीक है। हमें एमटीपी इसलिए कराना है क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी से हम गेट रीड होना चाहते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी मतलब आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी कंडीशन हो जाती हैं फीमेल्स के साथ कि अब वो बच्चा रेज नहीं कर सकते। If the girl having the unprotected intercourse or the failure of contraceptive method used during the coitus or in the rapes condition, ठीक है, आपको पता है कि किसी फीमेल के साथ अगर कोई ज़बरदस्ती हुई है तो अनप्रोटेक्टेड चीज़ उसके साथ हुई होगी, और अगर उसमें वो प्रेगनेंसी हो जाए तो भैया उस प्रेगनेंसी को बच्चा थोड़ी बड़ा कर पाएगी फीमेल, तो उसके लिए एमटीपी लीगलाइज है। कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपने यूज़ किया, आपके पास सर्टिफिकेट और वो फेल हो गया, ठीक है, और आप अभी उस इकोनॉमिकली आप उतने अभी स्ट्रांग नहीं है, तो आप एमटीपी करा सकते हैं, ठीक है। कोई अनमैरिड फीमेल है और वो अर्निंग नहीं है, वो बच्चा पाल नहीं सकती है, उस बच्चे का फ्यूचर जो है अच्छा नहीं है, तो भी एमटीपी लीगलाइज है। क्लियर। एमटीपी जो होती है वो MTPs are also essential in the certain cases where the continuation of pregnancy could be harmful, even for the fetal or for the mother, और fetus और mother both, ठीक है। MTPs को कराना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार ये मदर और fetus दोनों के लिए हार्मफुल हो सकती है। हो सकता है कि बच्चे की जान को खतरा हो सकता है मदर की जान को खतरा हो, ठीक है। याद रखिएगा कि MTP जो है सेफ कब होती है, ये समय याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। याद रखिएगा कि MTPs जो है 12 हफ्ते तक करा ली जाए तब तो ठीक है, क्योंकि 12 हफ्ते के बाद जो बच्चा होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसमें माँ की जान को काफ़ी खतरा हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। मेजॉरिटी ऑफ कई बार ऐसा होता है कि MTPs जो होती है वो किसी झोला, क्वैक्स का मतलब होता है झोला छाप। कई बार MTPs जो एबॉर्शंस होते हैं वो इलीगली बिना पढ़े लिखे झोला छाप डॉक्टरों से करवा लिए जाते हैं। ये अनसेफ नहीं है बल्कि खतरनाक और जानलेवा भी हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अनदर डेंजरस ट्रेंड, ध्यान समझना, 8 से 14 हफ्तों के बीच में ये एमनियोसेंटेसिस करवाई जाती है। वीक्स आपको याद रखना चाहिए, है ना, वीक्स आपको पता होना चाहिए कब से क्या क्या जाता है, ठीक है। 8 से 14 हफ्ते एमनियोसेंटेसिस और 12 हफ्तों में के अंदर एबॉर्शन, ठीक है। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। इसको हम लोग मैंने आपको पढ़ाया कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। मेनली ये यूज़ होता है आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को पता लगाने के लिए, पर लोग इसमें अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स डिटरमिनेशन करवाते हैं, ठीक है। और अगर उनको ये पता चले कि फीमेल है तो उसका MTP करा लेते हैं, जो कि इलीगल है और वी आर अगेंस्ट, ठीक है। समझ में आई बात। सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस फॉर मदर एंड चाइल्ड बोथ, ठीक है। इनके लिए क्या करें कि कम MTPs हों, कम खतरा हो, तो लोगों को अवेयर कराओ कि अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस ना करें, ठीक है। और उसके बाद अगर हम कोई इलीगल एबॉर्शन करवा रहे हैं तो उससे क्या खतरा हो सकता है। आपको पता है कि अगर कोई फीमेल जो होती है अगर वो एबॉर्शन कराने जाती है तो बड़े बड़े फॉर्म भराए जाते हैं और पूछा जाता है, पूरे उनकी काउंसलिंग की जाती है। ऐसे नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है। और इवन जिसको MTP करना है उसको प्रॉपरली बॉन्ड साइन करना पड़ता है। ऐसी कुछ भी नहीं हो सकता कि भैया ये लीगली हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं तो सोसाइटी क्या रहेगी यार। एक बच्चा जिसको आप मार रहे हो और एक हेल्दी बच्चे को मारना इज़ मतलब पाप है यार ये, ठीक है। तो अब ज़रूरत है तो लीगल है, पर ज़रूरत नहीं है तो ये इलीगल है, ये पाप है। तो लोगों को काउंसिल करना बहुत ज़रूरी होता है। इवन अगर कोई कपल जिसको बच्चा नहीं चाहिए होता उसको काउंसिल किया जाता है कि आपको सच में नहीं चाहिए, आपका इनकम क्या है, आप इकोनॉमिकली कैसे हैं, तभी जाकर फिर डिसीजन लिया जाता है। डन है बच्चों जी। नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बाद क्या बचा हुआ है, देन इनफर्टिलिटी बचा है, उसके बाद आपका ये मेथड बचे, ठीक। बस खत्म होने वाला चैप्टर, टेंशन नहीं लो, खत्म करते हैं। छोटा चैप्टर था इसलिए इसको पढ़ना आसान था, क्लियर। एक एक लाइन एक एक शब्द हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज वो डिजीजेज होती हैं जो कि जनरली सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैल जाती हैं,
ठीक है, ओके। अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैल जाती हैं, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को अब हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहने लगे हैं, ठीक है। कलेक्टिवली जितने भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो भी बीमारियां फैलती हैं उनको डिजीज एसटीडी की जगह अब एसटीआईज कहा जाने लगा है। इन्फेक्शन सुनने में थोड़ा कूल लगता है इसलिए, ठीक है, पर है वो डिजीज, ओके ओके। इनको हम वेनरल डिजीज भी कहते हैं, इनको हम आरटीआई मतलब रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शंस भी कह सकते हैं। ये आता है कि बताइए एसटीडी को हम क्या क्या कह सकते हैं, एसटीडी को एसटीआई, वीडी और आरटीआई भी कह सकते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड ऑफ कोर्स एचआईवी, ये सब मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस हैं। इसको हमको जो है चैप्टर को डिटेल में बात करनी है, चैप्टर 8 में, जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्लियर। और अगर किसी को देखना है बेटा ये लेक्चर, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाओ और मेरे लेक्चर लगाओ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि हेपेटाइटिस और एचआईवी, ठीक है। ये कैसे होते हैं, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा लिया, किसी का सिरिंज यूज़ कर लिया, सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया किसी के साथ, ठीक है, कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लिया, किसी का चाकू था उसका आपने उसको स्टरलाइज नहीं किया, आपने यूज़ कर लिया, तो इस तरीके से ये फैल सकता है। इवन ये जो बीमारियां होती हैं ये मदर से चाइल्ड को भी फैल सकती हैं बच्चों जी, थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस, जेनाइटल हर्पीस एंड एचआईवी। याद रखिएगा 3 बीमारियां, ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों जी, ये क्वेश्चन आ सकता है। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और एचआईवी को छोड़कर बाकी जितनी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स वाली बीमारियां हैं, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, इनको आप ठीक कर सकते हैं। किसको नहीं ठीक कर पाते हैं आप, हेपेटाइटिस को, जेनाइटल हर्पीस को और एचआईवी को, ठीक है, ओके। ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, बाकी सारी कंप्लीटली क्योरेबल हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है, आपको इचिंग होगी, आपको बर्निंग होगी, आपको डिस्चार्ज होगा, आपको दर्द होगा, आपको इतना दर्द होगा, आपको पता है ये रिप्रोडक्टिव जो इन्फेक्शंस होते हैं ये इतने भयंकर और इतने कष्टकारी होते हैं कि आदमी जो होता है ना, इंसान जो होता है वो बिना मतलब उसको जब वो बाथरूम जाएगा तो बैठ नहीं पाएगा, खड़े खड़े उसको भयंकर दर्द होगा, उसको जलन होगी, उसको इचिंग होगी, उसको अजीब सा दर्द होगा, मतलब उसको नोजिया होगा, स्वेलिंग होगी बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, और इन्फेक्शन फैलता है। और आपको मैं बताऊं कि मेल्स में तो ये पता चल जाता है क्योंकि उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो बाहर है, तो मेल्स में ये पता चल जाता है, कोई टेंशन नहीं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होती है बच्चों जी, फीमेल्स को। अब बेचारी फीमेल का तो जो है सर्विक्स हो गया, यूट्रस हो गया, सब तो अंदर ही, कुछ दिखता तो है नहीं, तो पता नहीं चल पाता है फीमेल में, ठीक है। तो फीमेल्स में ज़्यादातर कैसे होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक पता ही नहीं चल पाते, और पता चलते जब बहुत बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारा सोशल स्टिग्मा है लोगों को कि हाय 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 वहाँ दर्द हो रहा है, ओए होए विजाइना में दर्द हो रहा है, ओए होए यहाँ दर्द हो रहा है, कैसे डॉक्टर के पास जाएंगे, कैसे बताएंगे, हैं, क्यों नहीं बताओगे अपने आप को बता सकते, डॉक्टर को नहीं बता सकते जो इलाज करेगा। तो सोशल स्टिग्मा को भी जो आपका आरसीएच होते हैं वो दूर करते हैं कि इफ़ यू हैविंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम गो एंड टेल द डॉक्टर। यार डॉक्टर को बनाए इसलिए गए, इतना पैसा लगाया पड़ा, उनको थोड़ा सा फ़ायदा वायदा करवाओ, ठीक है, और लोगों को भी अवेयर कराओ कि भैया अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है, इचिंग है, बर्निंग है, दर्द है, तो जाओ डॉक्टर को दिखाओ इससे पहले कि कैंसर के रूप ले ले, ठीक है। इसके अंदर दिस कुड बी लीड कॉम्प्लिकेशन विच इंक्लूड द पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर किसी ने मुझसे पूछा था कि मान लो कि अगर कोई इन्फेक्शन, ध्यान से समझना, अगर कोई इन्फेक्शन वेजाइना में है, ठीक है, तो वेजाइना से वो कहाँ जाएगा, सर्विक्स में, सर्विक्स से कहाँ जाएगा, यूट्रस में, यूट्रस से कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में और ओवरी। मतलब आपका जो पेल्विक वाला रीजन है वो पूरा इन्फेक्ट कर देगा और फिर ब्लड में आ जाएगा, ब्लड से किडनी में चले जाएगा, पूरे कमर वाले इन्फेक्शन, कमर वाले एरिया में जितने भी ऑर्गन है उन सबको इन्फेक्ट कर देगा। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर का ही मतलब ये है कि वहाँ जितने भी ऑर्गन आपके पास पेल्विक रीजन में है उन सबको इन्फेक्ट कर देगा। दिस इज कॉल्ड एज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। और सपोज दैट कि अगर आप प्रेग्नेंट हुए तब तो फिर आपके फीटस को भी इन्फेक्शन कर देगा, जिससे आपकी हो सकता है कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए, हो सकता है कि अबॉर्शन हो जाए, हो सकता है कि, देखो ध्यान से नॉर्मली अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो सूज जाता है, फेलोपियन ट्यूब सूज गई तो पता चला फर्टिलाइज हुआ यूट्रस की जगह कहीं और इम्प्लांट हो गया, तो इसे कहते हैं अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूट्रस की जगह कहीं और आपका फीटस इंप्लांट हो जाए, इट इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इससे इनफर्टिलिटी हो सकता है, यूट्रस इरोड कर डाले, वॉल ही नहीं बन पा रही है कभी इन्फेक्शन से, तो इनफर्टिलिटी भी आ सकती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है, इसके लिए हमको अर्ली डिटेक्शन चाहिए। डॉक्टर को बताओ, खुल के बोलो कि आई एम हैविंग प्रॉब्लम, आई नीड मेडिसिन, मुझे ठीक होना है। क्लियर है बच्चों जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
थ्रू ऑल पर्सन्स, कहाँ था यार, ओके, दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शन, हर कोई सेंसिटिव इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है। और पर सबसे ज़्यादा कौन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये भी आ गया, सब कोई इन इन्फेक्शंस के लिए वल्नरेबल है, सेंसिटिव है, पर सबसे ज़्यादा जिस ग्रुप को होता है वो होता है 15 से 24, ठीक है, क्योंकि ये लोग सेक्सुअली बहुत एक्टिव रहते हैं, इसलिए इनको इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। समझ में आ गई बात। पर इसके लिए कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास प्रिवेंशन भी है और अगर हो जाए तो इसके लिए क्योर भी है, ठीक है। बस आपको अगर ये हो जाए तो आपको मतलब आपको ना हो, प्रिवेंशन कर लेना चाहिए, अगर प्रिवेंशन नहीं तो क्योर भी है। पर क्या क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए कि अगर आपको एसटीआईज ना हो, सबसे पहले अननोन पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए, क्या पता उसको क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमेशा कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन जो है वो मेल से फीमेल में ना जा सके, फीमेल से मेल में ना आ सके। ओके, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो जाइए डॉक्टर्स के पास और डायग्नोस कराइए कि कहीं आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। चलिए, डन है बच्चों, क्लियर हो गई इतनी बात। अब आते हैं सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज द इनफर्टिलिटी। देखो बच्चों जी क्या बोल रही हूँ मैं, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी वो कहानी है जिसमें किसी कपल को बच्चा नहीं होता, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ कपल्स जो होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। मतलब इनफर्टाइल का मतलब ये है कि एक ऐसा कपल जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है उसके बावजूद उसको बच्चा नहीं हो रहा है, क्लियर, ठीक है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि फिजिकली वो फिट ना हो सकता है कि कॉन्जेनाइटली मतलब जीन्स नहीं है, कुछ ऐसे जीन्स गड़बड़ हो गए जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हो सकता है कि अंडरलाइंग कोई डिजीज़ है आपको जिससे नहीं हो रही है, हो सकता है कि आप कोई ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिससे आपको जो है प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी इतनी सही नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। रीज़न याद रखना कि इनफर्टिलिटी होने के क्या क्या कारण हैं, फिजिकल, कॉन्जेनाइटल, डिजीजेज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल या साइकोलॉजिकली। मेंटली यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी, मतलब आपको डर लगता है कि आपका बच्चा होगा तो क्या होगा, आपको मन से फिट रहना चाहिए, मेरा बच्चा होगा तो बढ़िया होगा, ठीक है, एकदम खुश। ओके, तो ये सारे रीज़न है इनफर्टिलिटी के। फिजिकल हो सकता है, कॉन्जेनाइटल हो सकता है, डिजीजेस हो सकती हैं, ड्रग्स हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, क्लियर। इन इंडिया फीमेल जनरली, जो आपको पता है कि फीमेल में होता है क्यूरिकल में ही, लड़का क्यों नहीं पैदा करती है, फीमेल को बोला जाता है। पर आपको पता है कि एग्जैक्टली ब्लेम किसको करना चाहिए, मेल्स को, क्योंकि मेल जो होते हैं उनके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम है, फीमेल्स के पास तो हमेशा से एक्स क्रोमोसोम था। तो मेल्स जो होते हैं वो बच्चा लड़का और लड़की पैदा करने वाले होते हैं। पर आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ, क्या बताऊं, एक और चीज बताऊं, मेल्स का भी क्या है, उनको थोड़ी पता कि एक्स क्रोमोसोम जा रहा है वाई क्रोमोसोम में, तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ए कल मुही तो लड़का क्यों नहीं पैदा करती, ना बेटा, ठीक है। तो जनरली जो है अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो फीमेल्स को जो है ब्लेम किया जाता है, और फीमेल पर ऐसा नहीं है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो पर आजकल अपने पास ऐसी ऐसी टेक्निक्स जो हम पढ़ने वाले हैं कि भैया उससे हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। ओके, तो हाँ, बहुत सारे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। इट हेल्प्स टू डायग्नोस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम डिसऑर्डर, इनेबल दिस कपल टू हैव चिल्ड्रन। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इनफर्टिलिटी क्लिनिक जाते हैं तो उनको दवाई देते हैं तो अपने आप बच्चा हो जाता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे करेक्शन नहीं पॉसिबल है और फिर भी उनको बच्चा चाहिए है, तो इन कपल्स को फिर हम देते हैं क्या, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की सलाह। समझ में आई बात। पहले वो इनफर्टिलिटी क्लिनिक जाए, फिर वहाँ पे दवाइयाँ दी जाएंगी, दवाइयों के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है तो उनको बोला जाता है कि भैया अब आपको ये लेना पड़ेगा, इट इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा तो हम असिस्ट करेंगे कि रिप्रोडक्शन हो जाए। सो दीज टेक्नोलॉजीज असिस्ट द रिप्रोडक्शन, गेटिंग माई पॉइंट। ये टेक्नोलॉजीज क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन को असिस्ट करती हैं, चल बेटा रिप्रोडक्शन अगर ये टेक्निक अप्लाई करोगे तो बच्चा हो जाएगा। अब अलग अलग प्रकार की ARTs हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। सिमिलर कंडीशन दैट इन बॉडी, ठीक है, फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या होता है ये देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं। और आधा बच्चा ही सोचता है टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा बच्चा बनेगा, नहीं रे, नहीं। आपको एक और चीज बता दूं, यूट्रस एक ऐसी फीमेल की ऑर्गन है जिसके जैसा कोई है ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो, फीमेल बॉडी में यूट्रस एक ऐसा ऑर्गन है जिससे ट्रिमेंडस चीज कुछ होती नहीं, बाहर आप यूट्रस नहीं बना सकते, तो बच्चा तो अल्टीमेटली यूट्रस में ही पालेगा। तो उसके पहले जो इवेंट है वो हम बाहर करा सकते हैं, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमें क्या करना है, इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम करते हैं। इसमें क्या लेना है हमें, एक वाइफ डोनर का क्या ले लो, ओवा ले लो, ठीक है,
और उसके बाद स्पर्म ले लो मेल से, उसके बाद यहाँ पर क्या करो, एक प्लेट टेस्ट ट्यूब में ले जाओ, पेट्री प्लेट में ले जाओ, और उसके बाद इन दोनों में फ्यूजन करा दो। कंडीशन वही देना जो बॉडी के अंदर रहती, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद क्या कर लो, उसको सेल डिवाइड होने दो और जाइगोट बन जाने दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप उसको ट्रांसफर कर दो, कहाँ पे यार, जहाँ पर आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है। पर कहाँ तक, आपको जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो बना लो, कहाँ तक, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक। समझ रहे हो बात को, क्या करना है, यूट्रस में ही बच्चा पैदा होगा, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है, यूट्रस में ही बच्चा पैदा होगा, बच्चा पलेगा, यूट्रस बाहर आप बना ही नहीं सकते। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब यह है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हम फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं या उसे 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक ले जाते हैं। 8 ब्लास्टोमियर बन गया मतलब एम्ब्रियो बन गया, और उसके बाद उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं आपके यूट्रस में। क्लियर है बच्चा जी, तो दिस इज कॉल्ड एज आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। कुड देन बी ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो अगर आप जाइगोट ध्यान समझो, ठीक है, जाइगोट अंडर द स्टिमुलेटेड कंडीशन, द जाइगोट और अर्ली, देखो क्या बोल रहा है, नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, दोनों को ले लिया, इंड्यूस्ड इन जाइगोट अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विद 8 ब्लास्टोमियर कुड बी ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब, इसको हम कहते हैं जिफ्ट। क्या कहते हैं बेटा जी, जिफ्ट, जाइगोट इंट्रोफेलोपियन ट्रांसफर, मतलब आपने जाइगोट या 8 ब्लास्टोमियर को ट्रांसफर किया है, ठीक है। अगर 8 ब्लास्टोमियर से ट्रांसफर किया, देखो ये सब आईवीएफ ही हैं, दे ऑल आर आईवीएफ। समझ रहे हो बात को, क्या लिखा है यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपको फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी करनी है, आउटसाइड द बॉडी करनी है, और उसके बाद आपको ट्रांसफर करना है। या तो आप जाइगोट ट्रांसफर कर दो, ठीक है, जाइगोट, तो इसे कहते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, ओके। या तो आप जाइगोट या 8 ब्लास्टोमियर नहीं ट्रांसफर करना चाहते हो, आप सोच रहे हो थोड़ा और डेवलप कर लूँ फिर ट्रांसफर करूंगा, तो इसमें जब आप मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज से ऊपर जाते हो तो इसे हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। मेरी बात समझना ध्यान से, क्या बोल रही हूं मैं, देखो हमने ओवा निकाल लिया, हमने स्पर्म निकाल लिया, हमने दोनों को फर्टिलाइज करा लिया, ठीक है। फर्टिलाइज कराने के बाद जाइगोट बन गया। अब जाइगोट को यूट्रस में थोड़ी भेजते हैं, जाइगोट कहाँ रहता है, फेलोपियन ट्यूब में रहता है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब से डिवाइड होता है 8 ब्लास्टोमियर, 16 ब्लास्टोमियर, 32 ब्लास्टोमियर, उसके बाद जाकर वो इम्प्लांट होता है। तो अगर हम 8 ब्लास्टोमियर या जाइगोट बना रहे हैं तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा, फिर उसके बाद वहाँ और डिवाइड करेगा, फिर जाके यूट्रस में इम्प्लांट होगा। पर अगर हम चाहते हैं कि 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हो, हमको नहीं फेलोपियन, हम इतना रिस्क ही नहीं लेना चाहते कि फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ आएगा, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट जाके यूट्रस में फंस जाओ यार, ठीक है। तो हम चाहते हैं ऐसा, तो हमको ज़्यादा ब्लास्टोमियर बाहर डिवाइड होने देना है, फिर उस ब्लास्टोमियर 32 ब्लास्टोमियर स्टेज को ले जाओ और यूट्रस में ट्रांसफर कर दो। तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में हमेशा मोर देन 8 ब्लास्टोमियर होते हैं, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर में या जिफ्ट में हमेशा 8 ब्लास्टोमियर है, सीधा सीधा जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है। तो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा जिफ्ट और यूट्रस में जाएगा आपका आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्लियर, टू कंप्लीट फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। एम्ब्रियोज, ये क्लियर हुआ, और उसके बाद सारा डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होगा। एम्ब्रियोज फॉर्म्ड इन वीवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ओके। तो embryos formed in vivo fertilization also could be used for such transfer to assist those female could not conceive, ठीक है। हम ये फर्टिलाइजेशन उन फीमेल से, जैसे बहुत सारी फीमेल्स जो होती हैं नहीं करवा पाती फर्टिलाइजेशन, नहीं करवा पाती कंसीव, तो उनके लिए कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर आगे बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट जिफ्ट क्लियर हो गया, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर क्लियर हो गया। जिफ्ट कौन सी आईवीएफ की टेक्निक होती है जिसमें हम जाइगोट या 8 ब्लास्टोमियर स्टेज को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर क्या होता है, जिसमें हम मोर देन 8 ब्लास्टोमियर सेल एम्ब्रियो को सीधा यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। एक होता है गिफ्ट, ठीक है, हमको क्या करना है कि हमें एक डोनर से गैमीट लेना है और फेलोपियन ट्यूब में डाल देना है, दिस इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। जैसे मान लो किसी का मेल पार्टनर में ज़्यादा स्पर्म एजूस्पर्मिया है, ओलिगोजूस्पर्मिया है, ठीक है, कुछ भी कंडीशन है, अगर ऐसी कंडीशन, अगर आप सही तरीके से स्पर्म नहीं बन रहे हैं, मोटेलिटी नहीं है, शेप साइज नहीं है, तो हम किसी और का स्पर्म ले लेते हैं और उसे फीमेल में जो है आर्टिफिशियली जो है इंसिमिनेट कर देते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन but can provide suitable environment for the fertilization and further development is another method is attempted। क्या बोल रहा है ये, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर ऑफ इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, समझ में आई बात। तो हमको सबसे पहले मान लो फीमेल है, फीमेल बच्चा नहीं पैदा कर पा रही, तो हमको क्या लेना है, एक फीमेल से ओवा ले लो, ठीक है, ओके, एंड इसको हमको ट्रांसफर करना है अनदर फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और
हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट दे कैन प्रोडक्ट। देखो ध्यान से, एक फीमेल है, समझो बात को, एक फीमेल है जो ओवा नहीं बना पाती, पर उसके पास सारी वो कंडीशन है जो बच्चा पैदा करने वाली है। तो क्या करना है भैया, किसी और का ओवा लेके उसके फेलोपियन ट्यूब में घुसा दो। इट इज द गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्लियर है? और फिर सारी वो बाकी का काम खुद कर लेगी। ठीक है। नेक्स्ट होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, हमको करना ये है कि ये इस प्रोसीजर में जो एम्ब्रियो है, स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट किया जाता है, पर एक नहीं किया जाता, एक से ज्यादा किया जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक जाके फर्टिलाइज ही करे। क्लियर है? समझ रहे हो बात को? क्या बोला मैंने? एक होता है आपका ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर। ये ओवा है, हम इसमें डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट करा देते हैं। ठीक है, पर इसमें एक नहीं कराते, इसमें 1 2 3 ज्यादा करा देते हैं, ताकि एक नहीं हुआ फर्टिलाइज तो फेल हो जाएगा प्रोसेस। इसे कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्लियर? ठीक है, साइटोप्लाज्म में घुसा दो ओवा के। नेक्स्ट, उसके बाद इनफर्टिलिटी केसेस ईदर ड्यू टू द इनेबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट इन द फीमेल ड्यू टू द वेरी लो स्पर्म काउंट। ये ऐसा भी हो सकता है कि इनफर्टिलिटी इसलिए आ रही है कि जो मेल पार्टनर है वो उसके पास स्पर्म ही नहीं ढंग से, तो फिर हम किसी और का स्पर्म लेकर, आपको पता है कि स्पर्म बैंक्स होते हैं, वहां पे स्पर्म लेकर हम आर्टिफिशियली फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है। इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस टेक्निक में स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम द लड़कों से जो भी हेल्दी जो स्पर्म दे सकते हैं। ठीक है, विकी डोनर, इस पे पिक्चर बनी, आपको देखना चाहिए। और उसके बाद आर्टिफिशियली इसको फीमेल वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, अगर वेजाइना में कर रहे हो या तो डायरेक्टली इसको इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी कर सकते हो, डायरेक्ट यूट्रस में भी डाल सकते हो। क्लियर है बच्चों जी? क्लियर है बच्चों जी? ठीक है, डन है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। सो आप लोगों ने क्या क्या सीखा अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने IVF टेक्निक सीखी। IVF टेक्निक में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोग IVF टेक्निक में हम लोगों ने सीखा जिफ्ट सीखा, जिसमें हम जाइगोट या 8 ब्लास्टोमेरियस से ट्रांसफर करते हैं। फिर हमने सीखा इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, जिसमें मोर देन 8 ब्लास्टोमेरियस स्टेज सीधा यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। फिर हमने गिफ्ट सीखा, जिसमें हम ओवा को सीधे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर हमने सीखा ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें ओवा में सीधे स्पर्म को घुसा देते हैं। फिर हमने सीखा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें स्पर्म को डाल देते हैं फीमेल बॉडी में किसी और का स्पर्म में, क्योंकि उसका मेल पार्टनर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। इन यूटेराइन इंसेमिनेशन पढ़ा हम लोगों ने। यूटेराइन इंसेमिनेशन क्या होता है? यूटेराइन इंसेमिनेशन कुछ नहीं है बेटा जी, ये वो है मतलब यूट्रस में सीधे स्पर्म डाल दो। ओके, डन है बच्चों। दो ऑप्शंस आर मेनी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, पर ये बहुत प्रिसिशन बहुत चाहिए इसके लिए। आप सोचो कि आप फर्टिलाइजेशन बाहर करा रहे हो, मतलब आपको कितना प्रिसिशन चाहिए, आपको परफेक्ट एनवायरनमेंट देना चाहिए। आपको पता है एक बार में होता भी नहीं, कई बार आपको जो है ओवर निकाल के स्पर्म निकाल के फर्टिलाइज बाहर कराना पड़ता है। और टेस्ट ट्यूब में बेबी डेवलप नहीं होता, बेबी यूट्रस में डेवलप होता है। टेस्ट ट्यूब में तो सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है। याद रखना, बहुत से लोग टेस्ट ट्यूब, बेबी टेस्ट ट्यूब में पूरा बच्चा बन गया, टेस्ट ट्यूब में ना, बच्चा यूट्रस में ही बना। ओके, इसके लिए बहुत प्रोफेशनल और चाहिए, डॉक्टर्स अच्छे चाहिए, और थोड़ा एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये फैसिलिटी वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स आर अफोर्डेबल ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, इनके बेनिफिट जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए। इमोशनल रिलेशन, सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डेटरेंट द एडॉप्शन ऑफ दिस मेथड। ठीक है, बहुत सारे वो ऐसा बच्चा उन्हीं का भी होगा, पर बेचारे लोग नहीं कर रहे हैं पार्थ फर्टिलाइजेशन, तो कर लिया उन्होंने, कर रहे हैं IVF, पर बोलेंगे नहीं तेरा बच्चा नहीं है, पर लोग पागल हैं, क्या कर सकते हो। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ दिस प्रोसीजर टू हैव चिल्ड्रन। ठीक है, कुल मिला के ये मेथड क्यों किया? ताकि लोगों को बच्चा मिल सके। इंडिया में बहुत सारे मेथड्स हैं, पर फिर भी आखिरी में आपका ये चैप्टर यही बोलता है कि इन सब मेथड से अच्छा है कि हम किसी एक बच्चे को अडॉप्ट करें। समझ गए मैं आई बच्चा? तो अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उन्हें पेरेंट्स मिल जाते हैं, और आपकी जो है जीवन में बच्चे की चाह क्या, बच्चा ही चाहिए ना, तो अडॉप्ट कर लो बच्चा, सीधी बात है। सो बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। छोटा चैप्टर था, पढ़ने में मज़ा आया, और पूरा NCERT का आपने एक एक लाइन, एक एक अक्षर रिवाइज कर लिया। समझ में आई बात? आपको ये चैप्टर बहुत मज़ेदार लगा होगा। छोटा सा चैप्टर है, इससे जो सवाल आने वो आपको डेफिनेटली बनेंगे, क्योंकि इसके मैं बहुत ढेर सारे MCQ लेके आने वाली हूँ। ठीक है, और बहुत सारे मैं 100 से ज़्यादा बना चुकी हूँ, तो आप जाओ और देखो, जल्दी जाओ, दौड़ो, लगाओ लेक्चर जाके MCQ वाले। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आप इसी तरीके से मेरे बहुत अच्छे से लेक्चर चाहते हो तो जाओ
देखो वेबसाइट, सारे लेक्चर्स बने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, 500 लेक्चर्स। जाओ फोटो पे क्लिक करोगे, सारे चैप्टर्स बने हुए हैं, उनके एमसीक्यूज बने हुए हैं। जाओ वेबसाइट पे देखो, सब अरेंज मैनर में मिलेगा, शानदार तरीके से मिलेगा। बस पढ़ो और पढ़ते रहो और दूसरों को बोलो कि मेरी मैडम से अच्छा कोई पढ़ाता ही नहीं है, तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें टॉप करना है नीट एग्जामिनेशन में और स्कूल एग्जामिनेशन में। सो दिस इज इट, सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे बच्चों। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।